जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे, एकदम जिंदाबाद होंगे। और दोस्त हम पहुंच चुके हैं आपका 20 सेट पे। यानी कि हम अपना जो अगर हम पूरे सीजन को तीन अगर भागों में बांटें तो दो भाग आज हम पूरे कर चुके हैं, यानी कि 2/3 पार्ट हम कर चुके हैं। और उम्मीद करेंगे आप इसे एक हौसले के साथ में पढ़ रहे होंगे। और एक भाग हमारा आपका जो बचा हुआ रहेगा, यानी कि जो बट के एक भाग बचा हुआ है उसको हम धीरे धीरे कवर करेंगे और बहुत अच्छे से कवर करते रहेंगे। उम्मीद करेंगे आप अपनी चीज़ों को स्टोर करते हुए, रिवीजन करते हुए आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज के सेशन को शुरू करने से पहले पिछले 5 क्वेश्चन के आंसर आप बताएंगे सारे लोग। तो भीमसेन जोशी को पद्म विभूषण कब मिला? देखो, आपका भारत रत्न 2008 और पद्म विभूषण उनको मिला था 1999 में, यानी कि जब पंडित रविशंकर को भारत रत्न मिला था। यूनेस्को को अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर यानी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में कब शामिल किया गया? तो ये 2016 में शामिल किया गया। ठीक है, योग को भी आपका, और योग के साथ 2016 में एक और चीज़ शामिल हुई थी, वो था नवरोज फेस्टिवल, जो कि ईरानियों का फेस्टिवल है। ठीक है, जिसको आप जानते हैं, जब आपका भारत में दिल्ली सल्तनत के दौरान में उसको बलबन ने जारी कराया था। माई टाइम्स किसकी पुस्तक है? तो माई टाइम्स जेबी कृपलानी की पुस्तक है। किसकी है? जेबी कृपलानी की पुस्तक है। और यूपीएससी की रिपोर्ट फटाफट से बताइए किस में है? यूपीएससी के कार्य 320 में, और यूपीएससी की रिपोर्ट है आर्टिकल 323 में। सोनरन मरुस्थल कहाँ पर है? ये यूएसए में स्थित है। तो एक बार स्कोर सब बता दें मुझे फटाफट से। क्या बोलेंगे? आपका बहुत बढ़िया भैया। हाँ, पारसी धर्म का त्यौहार है, एकदम से ठीक है। उत्तम चतुर्वेदी आपने कहा है, ईरानियों का त्यौहार है। प्रांजल खंडारे 4 पर हैं। रोहित गुप्ता यूएसए बेरोजगार लड़का आंसर कर रहे हैं। ये तो स्कोर दिखाएं। सुमित कुमार 4 पर हैं। नवीन सरकासिस 4 पर हैं। गरिमा सिंह 5 पर हैं। तनु सरोहा 5 पर हैं। अंकित कुमार जोशी 5 पर हैं। कैनाइब चौधरी 5 पर हैं। बहुत बढ़िया, बहुत स्वागत है। थम्स अप कर दीजिए, एनर्जेटिक होकर बैठ जाइए, कमर कस लीजिए और एक ऊर्जा के साथ में आज सेट को हमको करना है। बताइए जी। हर साल फरवरी के महीने में यह ऊंट उत्सव राजस्थान पर्यटन विकास द्वारा रिक्त स्थान में कहाँ पर आयोजित किया जाता है? राजस्थान में ऊंट उत्सव, ऊंट जो साथी फेस्टिवल है, कैमल फेस्टिवल, ये जैसलमेर का है क्या? आप कहेंगे नहीं, जैसलमेर का नहीं है। जैसलमेर में होता है रेगिस्तान उत्सव। कभी भी पूछे रेगिस्तान फेस्टिवल कहाँ पर होता है, रेगिस्तान उत्सव कहाँ पर होता है, तो जैसलमेर आंसर होगा। क्या जोधपुर में होता है ऊंट मेला? नहीं, जोधपुर में लगता है आपका मारवाड़ उत्सव। कौन सा लगता है? राजस्थान के जोधपुर में आपका मारवाड़ उत्सव आयोजित होता है। क्या बीकानेर में होता है? एकदम से ठीक है, एकदम से सही हो जाएगा। बीकानेर में एक और होता है उत्सव आपका, मोमाशर उत्सव। कौन सा होता है? मोमाशर उत्सव कहाँ पर आयोजित होता है? तो बीकानेर में आयोजित होता है। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूंगा राजस्थान के एक उत्सव का नाम, इन तीन के अलावा आप मुझे बताएं। तो राजस्थान के फेस्टिवल कौन कौन से हैं? राजस्थान के अगर उत्सव की बात करते हैं तो बूंदी जिले में लगने वाला बूंदी उत्सव है इनका एक। तो बूंदी फेस्टिवल कहाँ पर आयोजित होता है? बूंदी में होता है। अगर हम आपसे पूछें कोलायत उत्सव कहाँ पर आयोजित होता है, कोलायत, तो कोलायत उत्सव आपका बीकानेर में आयोजित होता है। कहाँ पर? बीकानेर में आयोजित होता है। ठीक है, एक मत्स्य उत्सव लगता है इनका, जो अलवर जिले में लगता है। कहाँ पर? अलवर जिले में ये आयोजित होता है, ये आपको पता होनी चाहिए। एक साथी नागौर मेला बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ का है नागौर मेला? तो वो भी राजस्थान का है। और ये चर्चित क्यों है? चर्चित इसीलिए है क्योंकि ये दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला है। नागौर उत्सव क्या है? दूसरा सबसे बड़ा एनिमल कार्निवल, इसको बोलते हैं, एनिमल फेस्टिवल कहा जाता है। तो मेरा आपसे प्रश्न रहेगा, भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? बताइए। तो ये क्या है? दूसरा बड़ा पशु मेला है। दूसरा बड़ा पशु मेला कौन सा होता है आपका? तो वो नागौर है, नागौर। अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे बताइए पहले नंबर पे कौन सा आता है एनिमल फेस्टिवल, तो फर्स्ट है आपका सोनपुर। और सोनपुर कहाँ पर आयोजित होता है? सोनपुर होता है आपका बिहार में। कहाँ पर होता है? बिहार में। एक राजस्थान का पूछा जाता है आपसे, गणगौर उत्सव। क्या? गणगौर उत्सव। राजा के स्थान पर जरा गौर से रहना। गणगौर उत्सव कितने दिन आयोजित होता है गणगौर उत्सव? तो 18 डेज, 18 डेज, 18 दिन तक ये आयोजित होता है। 18 दिन तक, बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने दिन? 18 दिन ये आयोजित होता है, ये हमको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, संगीत वाद्य यंत्रों को उनसे संबंधित शख्सियतों के दिए गए अनुक्रम के अनुसार सही क्रम चयन करें। तो यानी कि करेक्ट सीक्वेंस बताना है हमको। उस्ताद अल्लाह रखा खान किससे संबंधित है? क्या वो तबला से संबंधित है? हाँ जी। क्या तोताराम शर्मा आपका घटम से संबंधित है? नहीं जी। तोताराम शर्मा आपका पखज से संबंधित है, पखावज से। तो क्या हो जाएगा? तबला पखावज। और टीएच मनाक्रम किससे हैं आपका? ये घटम से। देखो बहुत पूछे जाते हैं, बहुत पूछे जाते हैं। जैसे यूके शिवरामन बहुत पूछे जाते हैं, बताओ।
यू के शिवरामन का जो रिलेशन है वो किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से है? तो मृदंगम से है, मृदंगम से है, मृदंगम से। साबरी खान बताइए, साबरी खान का संबंध किससे है? उम्मीद करूंगा आप सारे बताएंगे। साबरी खान का संबंध है सारंगी से। क्या? सारंगी से। एक और नाम आता है बुंदू खान, आप सबको पता होगा। अगर मैं आपसे पूछूं असद अली खान का संबंध किससे है? असद अली खान का संबंध किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से? असद अली खान तो रुद्र वीणा। क्या बोलोगे? रुद्र वीणा। अच्छा, हम आपसे पूछे मोहन श्याम शर्मा बताइए हमको, मोहन श्याम शर्मा किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से जुड़े हुए हैं? तो वो पखावज से जुड़े हुए हैं। किससे? पखावज से जुड़े हुए हैं। अबन मिस्त्री बताइए, अबन मिस्त्री किससे जुड़े हुए हैं? अबन मिस्त्री, अबन मिस्त्री किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से जुड़े हुए हैं? तो अबन मिस्त्री का संबंध आता है आपका तबला से, तबला से। यू श्रीनिवासन बहुत पूछे जाते हैं और एकदम से यूनिक नाम है यू श्रीनिवासन, क्योंकि अगर हम आपसे बात करें कि भैया आपका मैंडोलिन के लिए सबसे चर्चित नाम भारत में यही है, मैंडोलिन के लिए यू श्रीनिवासन होगा। प्रभात शर्मा बताइए, प्रभात शर्मा का संबंध किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से है? तो उनका है फ्लैगोट, अर्थात बांसुरी से संबंध है। किससे? बांसुरी से। आर के बीजापुरे का नाम बताओ, आर के बीजापुरे किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से संबंधित हैं? तो ये है आपका किससे? आर के बीजापुरे हैं आपका, आर के बीजा हारमोनियम से संबंधित है। किससे है? हारमोनियम, हारमोनियम से ये संबंध रखते हैं, हारमोनियम से। मुझे बताओ जो शंकर बहनें हैं, नंदिनी शंकर, नंदिनी शंकर और रागनी शंकर, ये किससे जुड़ी हुई हैं? ये आपको बताना है। नंदिनी शंकर और रागनी शंकर का संबंध किससे है? ये आप सबका आंसर आना चाहिए, बताएंगे एक बार। नंदिनी शंकर और रागनी शंकर किससे जुड़ी हुई हैं? एक परफेक्ट सा आंसर सबकी तरफ से आए तभी हम आगे बढ़ेंगे। बोलेंगे भैया। अप्पा जलगांवकर भी भैया हारमोनियम से हैं, शाहबाज खान ने एकदम से ठीक बताया है, एक साथी ने हमारे ने ऊपर अभी दिखाई है। बोलेंगे भैया, क्या बोलेंगे? कादरी गोपालनाथन सैक्सोफोन से संबंधित है। एक साथी कह रहे हैं हमारे नीचे, दिखाएं जरा क्या आंसर आया। बोलें भी फटाफट से। भैया जी आपको अपनी हिंदी की किताब पर भी 50% छूट दे देना, जीएस सुधा बुक के साथ में। देखेंगे क्या बोलोगे। ये भैया नंदिनी शंकर और रागिनी शंकर ये वायलिन से संबंधित है। किससे है? वायलिन से संबंधित है। गंगूबाई हंगल और प्रभा अत्रे घराने की प्रतिपादक थी। कौन से घराने की प्रतिपादक थी? बताएं एक बार, कौन से घराने की प्रतिपादक थी? विजी जोग भी भैया वायलिन से संबंधित है। बोल्ट भाई करेक्ट आंसर है। इन सब बच्चों के जो ये आंसर बताते हैं ना, अतिरिक्त जानकारी देते हैं, इसको मेंशन किया करो जब मैं बोलता हूं। तो नहीं आपको पता होता है तो नोट कर लिया करो वो नाम, है ना। इन बच्चों का ये फायदा है। गंगूबाई हंगल और प्रभा अत्रे बताएंगे जरा किस घराने से संबंधित है? तो रामपुर घराना, जयपुर किराना या फिर मेवाती घराना? भैया किराना घराने से इनका संबंध है। एक साथ ही याद रखना, छन्नू लाल मिश्र, छन्नू लाल मिश्र पद्म विभूषण 2022, 2022 नहीं 2022 में नहीं, इनको 2020 में मिला था, 2020 में। ठीक है। जो गंगूबाई हंगल हैं, गंगूबाई हंगल हैं, इनको मिला था पद्म विभूषण 2002 में। बहुत पूछा जाता है इनका पद्म विभूषण, याद रख लेना 2002 में। अगर कुछ घराने से हम नाम पूछें आपसे, ललिता जे राव किससे संबंधित है? ललिता जे राव किस घराने से संबंधित है? आंसर आएगा आगरा घराना। क्या बोलोगे? आगरा घराना। ललिता आग लगा देती है। गिरिजा देवी की बात करें अगर, गिरिजा देवी किस घराने से हैं? तो गिरिजा देवी सेनिया घराने से जुड़ी रही। सेनिया घराना कौन बता सकता है? सेनिया घराना जो है ये किस राज्य से संबंधित है? जैसे बनारस यूपी का घराना है। बेगम अख्तर जिनको गजल गायिका भी हम बोलते हैं, क्या बोलोगे? बेगम अख्तर, इनको ये भी कहा जाता है आपका गजलों की रानी, गजलों की रानी। तो ये किस घराने से हैं? ये आपका पटियाला घराने से हैं। किससे? पटियाला घराने से। अगर आपसे पूछ ले गुंडेचा बंधु किस घराने से जुड़े हुए हैं? गुंडेचा ब्रदर्स, गुंडेचा बंधु जुड़े हुए हैं आपका डागरी घराने से। किससे? डागरी घराने से। हरिप्रसाद चौरसिया का घराना बताइए। हरिप्रसाद चौरसिया, या आप बताओ किस वाद्य यंत्र से ये संबंधित है? एचपी चौरसिया, हरिप्रसाद चौरसिया। पूरी कक्षा का आंसर आएगा तो उम्मीद करेंगे हाँ हमने जीवंत माइंडसेट को पढ़ाया। सेनिया घराने के हैं। किसके हैं? सेनिया घराने के हरिप्रसाद चौरसिया। ठीक है। और एक चौरसिया घराना भी है, उसमें नूरा सिस्टर्स जुड़ी हुई हैं। कौन? नूरा सिस्टर्स किस घराने से हैं? नूरा सिस्टर्स। तो ये आपका साथी किससे? चौरसिया घराने से जुड़े हुए हैं। चौरसिया चौरसिया से नहीं है, वो आपका सेनिया से, चौरसिया घराने से जुड़ी हुई है। एक साथी केशर भाई केरकर, बताओ जी। केसर भाई केरकर, जिनके नाम के आगे कर आता है, केशर भाई केरकर। तो कर से मतलब जयपुर। क्या बोलोगे? जयपुर अतरौली से हैं ये। किससे हैं? जयपुर अतरौली घराने से हैं। और घराने में ये नाम और जो हमने आपको पिछली बार बताए थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है जो अक्सर पूछे जाते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है भैया जी। विकास महाराज जो है वो सरोद से संबंधित है। बहुत ठीक आपने बताया आंसर, वेरी गुड।
भारत की प्रसिद्ध गायिका बेगम अख्तर निम्नलिखित में से किस विधा के लिए जानी जाती हैं? बेगम अख्तर का नाम हमने अभी लिया था, तो क्या वो गजलों के लिए जानी जाती हैं? तो क्या बोलोगे? गजलों के लिए जानी जाती हैं, क्या बोलोगे भी फटाफट से? जी भैया, उनको मल्लिका एक गजल भी हम कहते हैं। क्या बोलते हैं उनको? मल्लिका एक गजल। मल्लिका एक गजल किसका टाइटल है? तो आप बोलोगे भैया वो गायिका बेगम अख्तर का टाइटल है, गायिका। ठीक है। सूफी संगीत के लिए अगर हम बात करें, देखो सूफी म्यूजिक के लिए जो जाना जाता है, सूफी म्यूजिक के लिए नुसरत फतेह अली खान को। किसको? नुसरत फतेह अली खान, सबने नाम सुना होगा ये। नुसरत फतेह अली खान किससे संबंधित है? सूफी म्यूजिक से संबंधित है। वडाली ब्रदर्स आपसे पूछे, वडाली ब्रदर्स किससे जुड़े हुए हैं? तो सूफी म्यूजिक से जुड़े हुए हैं, सूफी म्यूजिक से। नूरा नूरा सिस्टर्स आपसे पूछ ले किससे जुड़ी हुई हैं? क्या घराना था नूरा सिस्टर्स का? अभी बताएं। चौरसिया घराना था, चौरसिया घराना था। आपसे पूछ ले सऊदी आबिदा परवीन, आबिदा आबिदा परवीन किससे जुड़ी हुई हैं? तो सूफी म्यूजिक से जुड़ी हुई हैं, और इनको सूफी संगीत की क्वीन बोलते हैं। संगीत क्या बोलोगे? सूफी संगीत की क्वीन, यानी कि लिख लीजिए क्वीन, क्वीन ऑफ सूफी म्यूजिक किसको कहा जाता है? क्वीन, क्वीन ऑफ सूफी म्यूजिक किसको कहा जाता है? तो वो है आबिदा परवीन। कौन है? सूफी संगीत की रानी। और अगर गजलों की रानी पूछे तो फिर कहेंगे आपका कौन है? बेगम अख्तर है। कौन है जी? फिर बेगम अख्तर होगी। अच्छा, गजलों की रानी तो ये हो गई, तो गजलों के राजा बताओ किसको कहा जाता है? हु वॉज द किंग ऑफ गजल्स? तो गजलों के लिए प्रसिद्ध गजल गायक जो हैं उनके नाम पूछे जाते हैं, गजल गायकों के। तो गजल गायक पूछता, कैसे क्वेश्चन पूछता है एसएससी? एसएससी ऐसे पूछेगा, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध गजल गायक है? एक तो क्वेश्चन ये बनता है। एक बनता है कि आपका नाम दे करके कि इनका क्षेत्र कौन सा है, किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। बहुत बढ़िया जी, जगजीत सिंह है, जगजीत सिंह है, बहुत बढ़िया। तो गजल गायकों की अगर हम बात करते हैं, तो गजल गायकों में एक नाम आता है भैया। घराना क्या होता है बच्चा? म्यूजिक की शुरुआत होती है जिस सेंटर से, जहां से शुरुआत हुई है, तबला बजाने की शुरुआत जहां से हुई, तो उस बात को बोलते हैं हम घराना, की यहाँ से वो परंपरा है जो विकसित हुई है, उसको घराना कहा जाता है। तो गजल गायकों में पहला नाम आएगा जगजीत सिंह का। इनकी एल्बम का नाम बताओ क्या है? जगजीत सिंह की एल्बम कौन सी है? जगजीत सिंह, ये इनको बोलते हैं गजल सम्राट। तो इनकी एल्बम का नाम आपको बताना है, जो एसएससी ने बार बार पूछा है आपका। अनफॉरगेटेबल। क्या बोलोगे? अनफॉरगेटेबल। अनफॉरगेटेबल किसकी मैगजीन है आपकी, किसकी एल्बम है सॉरी? वो आपका जगजीत सिंह की। एक जो हाल ही में एक्सपायर हो गए थे वो कौन है? वो पंकज उदास हैं आपका। कौन? चिट्ठी ना कोई संदेश, ये बहुत पूछा जाता है। चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। किस किस ने सुना है ये बताओ? चिट्ठी ना कोई संदेश, तो जहां तुम चले गए, ये किसकी है? ये इन्हीं की है। पंकज उदास हो गए आपका। आपसे पूछ ले गुलाम अली का संबंध किस विधा से है? तो वो भी आपका गजल गायकी के लिए जाने जाते हैं। आपसे पूछ ले तलत अजीज का संबंध किससे है? तलत अजीज, ये पूछे जाते हैं कंपटीशन में क्वेश्चन। तलत अजीज का संबंध किससे है आपका? राहत इंदौरी आप जानते होगे, राहत इंदौरी। और मन्ना डे को जानते हो? मन्ना डे किससे संबंध है? मन्ना डे ये गजल गायकी से संबंधित है, मन्ना डे। बाकी जितने भी शायर होते हैं जैसे वसीम बरेलवी साहब हैं, तो ये सब किस में आते हैं? गजल गायकी में आते हैं। अब हम क्वेश्चन पूछेंगे मन्ना डे को और किस नाम से आप जानते हैं? मन्ना डे का और कौन सा नाम है जो पूछा जाता है? जो इसका आंसर दे देगा सबसे पहले वही हीरो है आज का, बोलेंगे जी मन्ना डे। प्रियो पटू, एकदम सही आपने आंसर दिया है। मन्ना डे, मन्ना डे को और किस नाम से जानते हैं? आंसर करें। बहुत बढ़िया, मन्ना डे भैया राहुल देव वर्मन है, ये राहुल देव वर्मन है। मिस्टर अक्की ठाकुर ने लिखा है, लागा चुनरी में दाग इनका गाना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार भैया। पंचम दा बोलते हैं इनको। अनूप जलोटा नहीं कह सकते। अनूप जलोटा तो आपका भजन गायकी से संबंधित है, वो भजन सम्राट है अनूप जलोटा। लिख लो उसको भी नाम को, अनूप जलोटा भजन सम्राट है, भजन सम्राट। निम्नलिखित में से कौन सा डीकैथलॉन में पहले दिन का कार्यक्रम नहीं है? डीकैथलॉन, डीकैथलॉन जब प्रतियोगिताएं चलती हैं आपका एथलेटिक्स के लिए, तो क्या उसमें पहले दिन नहीं होता है? तो 100 मीटर डैश होता है, हाँ होता है। 400 मीटर होती है दौड़, आपका शॉर्ट पुट होता है, लेकिन डिस्कस थ्रो पहले दिन नहीं होता। डिस्कस थ्रो होता है सेकंड डे। कब होता है? सेकंड डे होता है। फर्स्ट डे में आपका लंबी कूद, ऊंची कूद भी होती है। पूछ लेगा लंबी कूद का डाइकोथलॉन में कौन सा दिन होता है? पहला होता है। क्या बोलोगे? जो आपका लॉन्ग जंप होता है, लंबी कूद, और आपका जो हाई जंप होता है, ऊंची कूद, ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपके डीकैथलॉन से। किससे? डीकैथलॉन से। और अगर सेकंड डे की बात करें, सेकंड डे में कौन कौन से प्रोग्राम होते हैं? तो सेकंड डे में आपका 100 मीटर दौड़ होती है, 100 मीटर दौड़ होती है आपका, नहीं 100 नहीं, 110 होती है। सेकंड डे में क्या होती है? 110 मीटर, क्योंकि पुरुषों में तो 100 मीटर होती ही नहीं है ना। पुरुषों में क्या बताया था मैंने आपको, कितने मीटर होती है?
पुरुषों में, महिलाओं में होती है 100 मीटर। तो 110 मीटर हो गया आपका। 110 मीटर आपका कौन सी होती है, ये बाधा दौड़ हो गई, यानी कि आपका एक साथी, हाँ आपका क्या बोलेंगे, हर्डल रेस हो गई, बाधा दौड़ हो गई, जो सेकंड डे होती है, सेकंड डे होती है। जैवलिन थ्रो होता है इस दिन सेकंड डे पर। भाला फेंक होता है, भाला फेंक। पोल वॉल्ट होता है आपका, पोल को लेकर के जो कूदते हैं आपने देखा होगा, पोल वॉल्ट होता है। डिस्कस थ्रो होता है, डिस्कस जिसमें तस्तरी सी जो फेंकी जाती है, डिस्कस थ्रो होता है, डिस्कस थ्रो। और दूसरे दिन ही होती है 1500 मीटर दौड़। क्या होता है, 1500 मीटर दौड़ होती है, 1500 मीटर दौड़ होती है। ओके, ये सेकंड डे का प्रोग्राम है, सेकंड डे का। महिलाओं में क्या होता है, 100 मीटर पहले दिन ही हो जाती है, महिलाओं में पहले दिन ही हो जाती है। अब हमारा क्वेश्चन आपसे रहेगा, डिस्कस थ्रो जानते हो, डिस्कस थ्रो जानते हैं सारे लोग, इसको लिखो जरा, डिस्कस थ्रो। तो डिस्कस थ्रो में क्या, कैसा साइज होता है इसका, तस्तरी सी फेंकी जाती है, तस्ती सी। और डिस्कस थ्रो ओलंपिक में कब शामिल हुआ था, ये अच्छा क्वेश्चन है। ओलंपिक में शामिल हुआ था 1896 में। क्या आप मुझे बता सकते हैं 1896 में कौन से ओलंपिक हुए थे? 1896 में ये शामिल हुआ था आपका। एक आपने देखा होगा हैमर थ्रो होता है, जो गोला फेंक होता है, गोला फेंक, हैमर थ्रो बोलते हैं, क्या बोलोगे इसको, शॉर्ट पुट भी कहा जाता है, गोला फेंक। गोला फेंक में जो साथी गोला होता है वो मेल कैटेगरी में और फीमेल में कितने वजन का होता है? मेल में होता है वो 7.26 केजी का, और फीमेल के लिए होता है वो 4 केजी का। ये आपको पता होने चाहिए कितने केजी का होगा। पुरुषों में भारी होगा लगभग 7.25 किलो, याद रख लीजिए, और महिलाओं में होगा 4 किलो का। ये आपको याद रखना है। क्या बोलोगे, बहुत बढ़िया भैया। 1896 एथेंस में हुए थे ओलंपिक, एथेंस में। बहुत खूब, बहुत खूब, आपकी पीठ हम थपथपाते हैं यहाँ से। बोलो भैया आगे बताएंगे फटाफट से। धर्मवीर का संबंध है जी गोला फेंक से, नवीन सर का सैनिक, बहुत कमाल आंसर। निम्नलिखित में से किस देश ने 3 बार एशियाई खेल की मेजबानी की है? एशियाई खेल की मेजबानी की है 3 बार। तो 3 बार दक्षिण कोरिया ने की है भैया। किसने की है? दक्षिण कोरिया ने 3 बार आपका 1986 में की, सन 2002 में की, और सन 2014 में की। ठीक है, भारत कितनी बार कर चुका है बताएंगे? भारत में कितनी बार हुए हैं? एक तो 1951 में पहले हुए थे, हमने आपको बताया 1951 में पहले। इसमें भारत की रैंक क्या आई थी पहले एशियन गेम्स में, बताओ? 1951 में जो हुए थे इसमें भारत की रैंक क्या थी, भारत की रैंक क्या थी? तो सेकंड रैंक आई थी, सेकंड। और 1982 में भारत की रैंक क्या थी? 1982 में रैंक क्या थी? तब रैंक आई थी हमारी 5वीं। क्या बोलोगे? 5वीं। अच्छा, एशियाई खेलों का जो आयोजन कराता है वो कौन कराता है बताएंगे जी? इनका साथी जो आयोजन होगा एशियाई खेलों का, जो एशियन गेम्स होते हैं, एजी लिख लीजिए, एजी ओजी सुनो जी। एशियाई खेलों का आयोजन, एशियाई खेलों का जो आयोजन होता है वो कौन सी एसोसिएशन कराती है? जैसे ओलंपिक का इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी कराती है, तो इसका आयोजन कराती है ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। क्या? ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के द्वारा इसको कराया जाता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो कुवैत में है। कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है आपका कुवैत में, कुवैत में। एक चर्चित क्वेश्चन आपने सुना होगा, 1982 में जब एशियन गेम्स हुए थे तो मैस्कॉट क्या रहा था? यहाँ पर आपका शुभंकर क्या रहा था? तो यहाँ पर शुभंकर रहा था अप्पू हाथी, अप्पू हाथी रहा था। क्या रहा था? अप्पू हाथी रहा था। अच्छा, आप में से कोई ये बता सकता है 1983 में जब हमने वर्ल्ड कप जीता था, 1983 का तो नहीं था, उस समय था ही नहीं, 2011 वर्ल्ड कप में क्या था? शुभंकर। 2011 वर्ल्ड कप भी हमने जीता क्रिकेट का, उसमें शुभंकर बताओ क्या था, ये आपको बताना है। तो ये एशियन गेम्स। अच्छा, मैं आपसे पूछूं, एशियन गेम्स दूसरे कहाँ पर हुए थे और किस वर्ष हुए थे दूसरे? तो पहले तो हुए 1951 में, दूसरे कितने दिन बाद हो गए थे? 4 वर्षों का अंतर होता है, लेकिन यहाँ पर अंतर कितने वर्ष का था बताओ? 1951 और 54 में कितने वर्षों का अंतर हुआ? 3 वर्षों का। तो पूछा जाता पहले और दूसरे एशियाई खेलों में कितने वर्षों का अंतर था? तो 3 का अंतर था, 4 का नहीं था। और जनरली पूछ लेगा तो आंसर क्या करेंगे? तब कहेंगे 4 वर्ष का अंतर होता है। अच्छा, दूसरे कहाँ पर हुए थे? ये हुए थे आपका मनीला में, और मनीला किसकी कैपिटल है? फिलीपींस की कैपिटल है। अच्छा, आपसे पूछ ले तीसरे एशियाई खेल कहाँ पर हुए थे? जो थर्ड एशियाई खेल हुए थे 1958 में, 1958 में वो हुए थे आपका जापान में। कहाँ पर हुए थे? वो जापान में हुए थे, जापान में हुए थे। ठीक है, और अभी हाल ही में 19वें हुए थे 2023 में। ये कहाँ पर हुए थे? ये हुए थे आपका चीन में। कहाँ पर? चीन में। तो 20वें कहाँ पर होंगे ये आप मुझे बताएं। 20वें जो कि 2026 में होंगे आपका, ये कहाँ पर होंगे? तो ये नागोया में होंगे, नागोया। नागोया कहाँ पर पड़ता है? ये जापान में होंगे, जापान में होंगे, जापान में। आप मुझे बताओ, एशियन गेम्स में पहला गोल्ड जीतने वाला भारतीय कौन है? एशियन गेम्स में पहला गोल्ड, एशियन में, क्या बोलोगे? एशियन गेम्स में, एशियन गेम्स में गोल्ड जीतने वाला पहला भारतीय, गोल्ड
पाने वाला पहला भारतीय कौन है, पहला गोल्ड पाने वाला पहला इंडियन कौन है? तो सचिन नाग है, सचिन नाग। और सचिन नाग कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड थे? सचिन नाग किससे इनका संबंध था? स्विमिंग से, अर्थात तैराकी से इनका संबंध था। और अगर हम आपसे पूछ ले पहली महिला कौन है, तब क्या आंसर होगा? पहली महिला भैया कमलजीत संधू हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कमलजीत संधू। कमलजीत संधू इन्होंने जीता था आपका 1970 में, और सचिन नाग ने पहले में ही जीत लिया था, यानी कि 1951 में ही जीत लिया था आपका सचिन नाग ने। ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, हम आपसे पूछें कि सबसे ज्यादा बार ओलंपिक कहाँ पर हुए हैं? किसने सबसे ज्यादा बार आयोजन किया है आपका ओलंपिक, नहीं सॉरी, एशियन गेम्स का सबसे ज्यादा आयोजन किसने किया है? सबसे, अरे जबरदस्त तरीके से बताओ ना यार, सबसे ज्यादा बार एशियन गेम्स का आयोजन किसने किया है? तभी तो मजा आएगा, लगेगा कि हाँ किसी को पढ़ा रहे हैं। सबसे बार ज्यादा बार जो है वो बैंकॉक ने किया। और बैंकॉक किसकी राजधानी है? थाईलैंड की, थाईलैंड की। एक क्वेश्चन आपके लिए देते हैं, बताओ एशियन गेम्स का जनक कौन है? एशियन गेम्स का, ठीक है, जैसे ओलंपिक का पीरियड कोबर्टीन को कहा जाता है, ऐसे ही जैसे आपका पैरालंपिक का न्यूरोलॉजिस्ट गोहमान को कहा जाता है, ऐसे ही एशियन गेम्स का फादर किसको कहा जाता है? एशियन गेम्स का फादर कौन है, ये आपको बताना है। तो क्या बोलेंगे? गुरुदत्त सोंधी होना चाहिए। गुरुदत्त सोंधी जो बता दे वो जबरदस्त है। भैया 2011 में जो शुभंकर था क्रिकेट के समय पर, वो स्टेपी हाथी था। ड्रीम लूप म्यूजिक सही आंसर। इंडिया एट रिस्क निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखी गई है कि भारत एक रिस्क पर है? क्या बोलोगे? ये जसवंत सिंह ने लिखी है। किसने? जसवंत सिंह ने। इनकी किताबें, एक कॉल टू ऑनर बहुत इंपॉर्टेंट है, एक कॉल टू ऑनर किसकी है? ये आपका जसवंत सिंह की बुक है। एक डिफेंडिंग इंडिया इन्हीं की बुक है। क्या बोलोगे? डिफेंडिंग इंडिया ये किसकी बुक है? ये इन्हीं की बुक है, डिफेंडिंग इंडिया, डिफेंडिंग इंडिया। नटवर सिंह की किताब बताओ जरा फटाफट से। खुशवंत सिंह की किताब बताओ, बहुत पूछी जाती हैं। जैसे खुशवंत सिंह जी की किताबों के नाम अगर हम आपसे पूछें तो इसमें एक सबसे चर्चित नाम आता है ट्रेन टू पाकिस्तान। भारत पाकिस्तान के विभाजन के ऊपर ये पुस्तक लिखी गई है। ट्रेन टू पाकिस्तान बहुत चर्चित है। और एक इनकी पुस्तक है आपका द कंपनी ऑफ वुमेन। क्या बोलोगे? द कंपनी ऑफ वुमेन, ये किसकी है? तो ये भी इन्हीं की बुक है, इन्हीं की बुक है। नटवर सिंह की कौन सी किताब है? लाइफ इज नॉट एनफ। एसएससी ने ना जाने कितनी बार पूछी है। ए लाइफ इज नॉट एनफ, क्या बोलोगे? अपनी पॉलिटिकल किताबों में पढ़ी गई ये पहली पुस्तक थी, ए लाइफ इज नॉट एनफ। और एक इनकी किताब है बहुत चर्चित, द मैग्निफिसेंट महाराजा। द मैग्निफिसेंट महाराजा ये किसकी बुक है? तो मैग्निफिसेंट महाराजा ये आपका नटवर सिंह की बुक है। किसकी? नटवर सिंह की बुक है। एक आपको पता होगा राज्यसभा सदस्य थे विजय दर्डा, उनकी अभी हाल ही में एक किताब आई जिसने बहुत साथी आपका चर्चा बटोरी। तो विजय दर्डा की बुक का नाम बताओ। ये भी एक चर्चित पॉलिटिकल बुक है, विजय दर्डा। विजय दर्डा की पुस्तक का नाम है मंथन चूर्ण या चरण। क्या बोलोगे? मंथन चूर्ण या चरण ये किसकी है? मंथन चूर्ण या चरण ये किसकी बुक है? तो ये विजय दर्डा की बुक है, जो पहले मतलब राज्यसभा सदस्य रहे थे, भारतीय राजनीति से जुड़े हुए व्यक्ति रहे हैं। लाइफ इज नॉट एनफ, नटवर सिंह, बहुत कमाल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे आएंगे भैया। नेक्स्ट, राज्य के महाधिवक्ता को राज्य विधानमंडल में बोलने का अधिकार है, ठीक है जी, लेकिन मतदान करने का अधिकार नहीं है। मतदान करने का अधिकार नहीं है। आर्टिकल 76 में आप किसको पढ़ते हैं बताइए जरा फटाफट से। आर्टिकल 76 में किसको पढ़ते हैं? सारे लोगों का आंसर आए तो आप कहेंगे भैया यहाँ पर हम महान्यायवादी को, महान्यायवादी अर्थात अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को पढ़ते हैं। किसको पढ़ते हैं? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को पढ़ते हैं, एजीआई को। और आर्टिकल 88 से क्या कर सकता है ये? आर्टिकल 88 से ये क्या कर सकता है? संसद में जा सकता है या नहीं? संसद में भैया ये बोल सकता है, बैठ सकता है, हाँ जी, बैठ और बोल सकता है। लेकिन वोट डाल सकता है क्या? बोलो, क्या इसको वोट डालने का अधिकार है? वहां पर मतदान नहीं कर सकता। अच्छा, कितना हो गया आपका? 12, और फिर इसमें जोड़ दीजिए, आपका कितना जोड़ते हैं फिर इसमें जोड़ो, आपका 17। तो आर्टिकल 105 में क्या है? इसके विशेषाधिकार, इसके प्रिविलेजेस जो हैं, इसके जो राइट्स है, जो प्रिविलेजेस है और इसके राइट्स है वो बताए गए हैं। तो महान्यायवादी हो गया केंद्र के लिए। किसके लिए हो गया ये? केंद्र के लिए। ऐसा ही एक अधिकारी राज्य में भी होता है जो राज्य का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। जैसे महान्यायवादी केंद्र का सर्वोच्च जो सुप्रीम आपका लीगल ऑफिसर होता है, ऐसे ही स्टेट में सुप्रीम लीगल ऑफिसर कौन होता है? वो होता है महाधिवक्ता। तो महाधिवक्ता के बारे में क्या बोलेंगे? किस आर्टिकल में है?
यानी कि अगर हम आपसे बात करें, महाधिवक्ता जिसको हम बोलते हैं आपका क्या, एडवोकेट जर्नल, इसको बोला जाता है एडवोकेट जर्नल। एडवोकेट जर्नल किस में आता है, ये आता है भैया आपका आर्टिकल 165 में। लेकिन क्वेश्चन तो ये नहीं पूछा, तो यहाँ कितने जोड़े हमने बताना जरा, 12। 12 जोड़े, कितने जोड़े, 12 हमने यहाँ पर जोड़े। और यहाँ पर कितने जोड़े हमने, 17 जोड़े। 17 जोड़े, तो ऐसे ही यहाँ पर भी जोड़ने हैं हमेशा, 12 और 17। तो 165 में 12 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 177। और 177 में 17 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 194 आएगा। तो ये आर्टिकल किसके हैं, ये सेम अधिकार हैं राज्य में। यानी राज्य में 165 में आ जाएगा आपका कौन, महाधिवक्ता। उसके साथ ही बोलने का अधिकार, लेकिन वोट ये भी नहीं डाल सकता 77 में। और इसकी पावर्स किस में आ जाएंगी, शक्तियां किस में आ जाएंगी, 194 में। क्लियर है, क्लियर है, एक बार बताएंगे सारे लोगों को, कोई दिक्कत तो नहीं इस बात में, आप कहेंगे नहीं भैया कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा मुझे बताओ, महाधिवक्ता की जो नियुक्ति होती है वो कौन करता है, महाधिवक्ता की जो नियुक्ति होगी इसको नियुक्त करता है आपका राज्यपाल। कितने दिनों तक बना रह सकता है ये अपने पदों पर महाधिवक्ता, तो ये 62 वर्षों तक बना रह सकता है, किसमें, 62 वर्षों तक, ठीक है। और योग्यता क्या होनी चाहिए इसको चुने जाने की, तो वही योग्यता होनी चाहिए जो हाई कोर्ट के जज की आपका योग्यता होती है, हाई कोर्ट के जज के बराबर इसकी योग्यता होनी चाहिए, जो उसे चुने जाने की योग्यता है। हाई कोर्ट के जज को चुने जाने की योग्यता के बराबर इसकी योग्यता होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से भारत के संविधान में उल्लिखित भाषाओं के बारे में क्या सही है, सही है बताएंगे जी। राज्य, राज्य जो होते हैं भाषाई अल्पसंख्यकों को जो प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा के माध्यम के रूप में उनकी मातृभाषा चुनने के लिए बाध्य, क्या बाध्य किया जा सकता है किसी भाषा के लिए, आप कहेंगे नहीं, बाध्य नहीं किया जा सकता है। अंगिका संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, 22 लैंग्वेजेज हैं। 22 भाषाओं में क्या बिहार की अंगिका है, क्या कहेंगे, नहीं भैया अंगिका शामिल नहीं है। हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा है, आप कहेंगे नहीं, राजभाषा है। यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज है, नेशनल लैंग्वेज नहीं है। नेशनल लैंग्वेज तो भारत में कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। ये क्या है, इसको या तो संपर्क भाषा कह सकते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज कह सकते हैं, राजभाषा कह सकते हैं, राजभाषा कह सकते हैं, ठीक है, ये बात याद रखेंगे। बोडो संविधान की 8वीं अनुसूची में स्वीकृत भाषा है, हाँ जी एकदम से ठीक हो जाएगा। मेरा प्रश्न आपसे ये रहेगा, बोडो बोली कहाँ जाती है, तो बोडो असम में बोली जाती है, कहाँ पर, असम में। मुझे दोस्त बताएं, जब मूल संविधान था तो कितनी भाषाएं थी, मूल संविधान में जो आपका ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, मूल संविधान जो था आपका, उसमें कितनी भाषाएं थी, तो मूल संविधान में थी 14 भाषा। तो बाद में जुड़ी 8, तो 8 कौन कौन सी जुड़ी, ये एग्जाम में एक जबरदस्त क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले कौन सी जुड़ी थी, तो सबसे पहले जुड़ी थी सिंधी। कौन सी जुड़ी थी, सिंधी। और फिर याद रखो नमक, नमक का मतलब क्या, नेपाली, नेपाली, मणिपुरी, और फिर जुड़ी आपका तीसरी कोंकणी, नमक बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, नमक, ये जुड़ी। और फिर आपका इसके बाद में कौन सी जुड़ी, फिर जुड़ी महेंद्र सिंह धोनी का बल्ला, महेंद्र सिंह धोनी यानी मैथिली, मैथिली, एस से आपका क्या हो जाएगा, संथाली, और डी से धोनी यानी कि सॉरी महेंद्र सिंह धोनी, महेंद्र सिंह धोनी, तो डी से आता है डोंगरी, क्या आता है, डोंगरी। और बल्ला, बे से आता है आपका क्या, बोडो, बोडो शामिल है इसमें। तो मुझे बताओ ये जो संशोधन हुए थे कब कब हुए थे, सिंधी को कब जोड़ा गया था, तो सिंधी जोड़ी गई थी 21वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1967 से, 1967 से। नमक को कब जोड़ा गया था आपका, ये 71वें से जुड़ी थी। और 71वां संशोधन कब हुआ था आपका, 71 हुआ था 1992 में। और ये चारों कब जुड़ी थी, ये चारों जुड़ी थी 92वें संविधान संशोधन 2003 से, किससे, 2003 से, 2003 से। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो वर्तमान में टोटल कितनी भाषा हो गई, 14। एक बार थम्स अप करके बताओ, कौन सी 2 भाषाओं से क्वेश्चन पूछा जाता है, आप मेरे प्रश्न का भाव समझना। कौन ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी 8वीं अनुसूची में नहीं है, तो 8वीं अनुसूची में कौन कौन सी नहीं है, उस भाषा का नाम लिखो, मुख्य भाषा है जिनके लिए अक्सर डिमांड चलती रहती है, तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे हम आपसे पूछे क्या इंग्लिश है, हाँ या ना, क्या इंग्लिश है, या आप बताओ मुझे राजस्थानी है, क्या ये 8वीं अनुसूची में है, तो आप कहोगे नहीं, ये 8वीं अनुसूची में नहीं है, दोनों की दोनों, याद रखना। तो पूछता कभी भी क्वेश्चन है तो यही पूछेगा 8वीं अनुसूची में कौन सी शामिल नहीं है। बहुत बढ़िया, मोहित राजपूत जी हमारे प्रश्न को हमसे पहले समझ गए, यही भाव है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद हर राज्य को प्राथमिक स्तर पर उसकी मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रोत्साहन देता है, थोपेगा नहीं, प्रोत्साहन देगा, क्या बोलेंगे, मातृभाषा को बढ़ाएं आगे। तो इसके लिए है आर्टिकल 305 का सबसेक्शन ए। देखो 51 में क्या बात की गई है, हिंदी भाषा के प्रसार की बात की गई है, हिंदी भाषा के जो साथी आपका प्रचार प्रसार की बात की गई है, प्रचार और प्रसार की बात की गई है, प्रसार की बात की गई है।
अब आप मुझे बताएं कि जो हम राजभाषा की बात करते हैं, भाषा की बात करते हैं, वो संविधान के किस भाग में है? तो संविधान के भाग 17 में राजभाषा को बताया गया है, ऑफिशियल लैंग्वेज को बताया गया है। और कौन से आर्टिकल से लेकर के कौन से आर्टिकल? तो आर्टिकल 343 से 351। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, लगातार पूछे जाते हैं। जैसे 351 में लास्ट वाले में इसके प्रचार प्रसार हिंदी भाषा, और हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? भाई हर भाषा को हम लिखने का एक तरीका होता है जिसको बोलते हैं लिपि। जैसे अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी जाती है, जैसे आपका पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है, ऐसे ही हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी में। तो यहाँ पर देवनागरी के लिए भी बात की गई है। कौन सी लिपि के लिए? देवनागरी लिपि के लिए भी साथ साथ में बात की गई है। ठीक है, यही बात है सेम हिंदी भाषा के लिए। इसमें इंपॉर्टेंट आता है आर्टिकल 351 हो गया। आर्टिकल 343 में क्या है? 343 में है संघ की जो राजभाषा है वो हिंदी होगी। संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि कौन सी होगी? यानी ऑफिशियल लैंग्वेज विल बी द हिंदी एंड द क्या बोलेंगे स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट विल बी देवनागरी। जो लिपि होगी वो देवनागरी होगी, देवनागरी होगी। अच्छा, आर्टिकल 345 बहुत इंपॉर्टेंट है। 345 में क्या बताया गया है? राज्यों की राजभाषा। राज्यों की राजभाषा, भाई हर राज्य की अपनी राजभाषा अलग अलग है ना? बोलो हाँ जी भैया, बिल्कुल अलग अलग है। जैसे कि हम आपसे पूछें कि गोवा में कौन सी भाषा बोली जाती है, या हम पूछें नागालैंड की आपकी राजभाषा कौन सी है। देखो, एक तो होती है आपका ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी कि संपर्क भाषा, जिसको हम आपका राजकीय भाषा बोलते हैं, वो हिंदी है हमारे देश में। राष्ट्रीय भाषा कोई नहीं है, राष्ट्रीय भाषा होती है पूरे देश की एक, जैसे चाइना में मंदारिन हो गई। और एक होती है राज्यों की। तो राज्यों में क्या बोलोगे आपका? जैसे नागालैंड की अंग्रेजी आपने कही, गोवा की कोंकणी आपने कही, बहुत शानदार, वेरी गुड। तो राज्यों की राजभाषा यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ स्टेट्स होगी। आर्टिकल 348 में क्या है? आर्टिकल 348 में क्या बताया गया? इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा को बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा, वहां पर जो इस्तेमाल होने वाली भाषा होगी उसके बारे में बताया गया है। ओके, नेक्स्ट है, संस्कृत को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब दिया गया था? तो संस्कृत को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था 2005 में। लेकिन एक 2004 में सबसे पुरानी क्लासिकल लैंग्वेज कौन सी है? ओल्डेस्ट क्लासिकल लैंग्वेज कौन सी है? सबसे पुरानी जो साथी क्लासिकल लैंग्वेज है, सबसे पुरानी जो शास्त्रीय भाषा है, वो कौन सी है? ये मेरा आपसे प्रश्न है। तो आप कहेंगे भैया तमिल है। कौन सी है? वो तमिल है, तमिल। 2005 में क्या हो गई थी आपका? संस्कृत को। और पहले ये टोटल 6 हुआ करती थी। तो एक आपका 2008 में 31 अक्टूबर को तेलुगु और कन्नड़ दोनों को, क्या बोलोगे? तेलुगु और कन्नड़ दोनों कब चुनी गई थी शास्त्रीय भाषा? शास्त्रीय भाषा बोल रहे हैं, 8वीं अनुसूची में नहीं बोल रहे हैं, शास्त्रीय भाषा क्लासिकल यानी पुरानी जो है। 2013 में मलयालम। तो मुझे बताओ मलयालम कहाँ पर बोली जाती है, किस स्टेट में बोली जाती है और किस यूटी में बोली जाती है? 2014 में आपका उड़िया कहाँ पर बोली जाती है, ये आपको बताना है। तो क्या बोलोगे? तेलुगु आपका कहाँ पर होगी? आंध्र प्रदेश तेलंगाना में होगी। कन्नड़ कर्नाटक में होगी। मलयालम कहाँ की है? ये केरल की है। कहाँ की है? केरल की है। तो केरल के पास में कौन सा यूटी है? तो लक्षद्वीप है। तो लक्षद्वीप में भी क्या बोला जाता है? तो लक्षद्वीप में भी भैया जी आपका क्या बोली जाएगी? मलयालम बोली जाती है। और अभी कितनी जुड़ी? 5 नई जुड़ी। 5 नई क्लासिकल लैंग्वेज, और वो कौन कौन सी हैं आपका? 5 नई, एक तो मराठी महाराष्ट्र की, एक बौद्ध धर्म की पाली को, और एक जैन धर्म की आपका किसको? जैन धर्म की प्राकृत को, असम की जो असमिया है, और बंगाल की बंगाली को क्लासिकल लैंग्वेज बनाया गया। क्या बोलेंगे? क्लासिकल लैंग्वेज बनाया गया। तो मुझे बताएं कुल शास्त्रीय भाषा अब कितनी हो गई हैं? तो 6 पहले थी, 5 अब हो गई। तो कुल क्लासिकल लैंग्वेज की बात करें तो कुल हो गई हैं आपका 11। ये आपको पता होना चाहिए। क्या बोलेंगे? कुल 11 हो गई हैं। भारत में प्रारंभिक मुस्लिम आक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण भारत में कब हुआ था? तो सबसे पहली बार आपको पता होना चाहिए 711 में किसने किया था? 711 में अबेदुल्ला और बुदेल ने। क्या ये सफल हो गए थे? अबेदुल्ला और बुदेल ने जो ये आक्रमण किया था, क्या ये सफल हो गए थे? तो आप कहेंगे ये रहा था आपका असफल। क्या रहा था? असफल रहा था। तो अफगानिस्तान पर आक्रमण और हिंदू शासन समाप्त करने वाले प्रथम तुर्की शासक याकूब इब्तलाई था। अफगानिस्तान पर आक्रमण और हिंदू शासन समाप्त करने वाला ये तुर्की शासक आपका याकूब इब्त ही था। ये एकदम ठीक बात है। अरब लोग पंजाब पर विजय नहीं प्राप्त कर सके, बिल्कुल सही बात है। क्या बोलोगे? बिल्कुल सही बात है। महमूद गजनवी ने हिंदू स्थापत्य कला की आलोचना की, नहीं, ऐसी कोई आलोचना उसने नहीं की। तो 1 और 2 ठीक हो जाएंगे, 1 और 2 क्या हो जाएंगे? ठीक हो जाएंगे। अच्छा मुझे बताओ, जो कासिम आया इसके बाद में, कासिम ने भारत पर सफल आक्रमण कब किया था? कासिम की बताएं मुझे, कासिम कब आया था?
तो कासिम ने किया था भारत पर पहला जो साथी सक्सेसफुल अटैक था, पहला पहला सफल आक्रमण किया था उसने, पहला सफल आक्रमण किया था, और पहला सफल आक्रमण उसने किया था 712 एडी में। किसमें? 712 एडी में किया था। किस दर्रे से आया था वो? खैबर दर्रे से आया था, खैबर पास से, खैबर दर्रे से आया था। एक क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, इसने जो जजिया लगाया वो किस क्षेत्र में लगाया था बताओ? इसने जजिया लगाया था सिंध क्षेत्र में। किसमें? सिंध क्षेत्र में, ठीक है, सिंध क्षेत्र में। मुझे बताओ आप, अरबों द्वारा बसाया गया पहला शहर कौन सा था? अरबों द्वारा बसाया गया पहला शहर, ये आपको बताना है। अरबों द्वारा, भारत में जब वो बढ़े, अरबों द्वारा पहला शहर कौन सा बसाया गया? पहला पहला शहर जो उन्होंने बसाया, ठीक है, जिसको उन्होंने क्या किया? बसा दिया, यानी कि स्टैब्लिश किया, तो वो शहर था महफूजा। किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे, महफूजा, सिंधु नदी के किनारे उन्होंने बसाया था 731 एडी में। कौन सा शहर है पहला? महफूजा शहर है, महफूजा। क्या बोलोगे? एक बार बोलो मन मन में, महफूजा शहर को बसाया था। ऐसी मेमोरी बिल्ड होती है, फिर आपको पता रहेगा। लाहौर में गजनवी वंश का अंतिम शासक कौन था? गजनवी वंश का अंतिम शासक पूछ रहा है आपसे। तो गजनवी वंश, जिससे महमूद गजनवी संबंधित है, उसको, गजनवी को क्या बोला जाता है? उसको यामिनी वंश भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं उसको? उसको भैया यामिनी वंश भी कहा जाता है, यामिनी वंश। अली किरमज, मसूद, खुसरो मलिक, खुसरो मलिक अंतिम है गजनवी वंश का शासक, अंतिम। अच्छा, संस्थापक कौन है गजनवी वंश का, बताओ जरा। जो गजनवी वंश का संस्थापक था, कौन था? तो गजनवी वंश का संस्थापक याद रख लेना, वो है आपका अल्पतगीन। कौन था? अल्पतगीन था, अल्पतगीन। और भारत आने वाला कौन था? इसी का दामाद सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन। तो आपसे कभी भी पूछे, देखो एक क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत में सबसे पहले आक्रमण कौन से विदेशियों ने किया था, बताइए। सबसे पहले कौन से विदेशी आए थे भारत में? तो आप कहोगे पहले, सबसे पहले आए भारत में ईरावनी। कौन आए थे? ईरामनी। इनकी डायनेस्टी थी हकामनी वंश। कौन सा? हकामनी वंश आया था भारत में, हकामनी वंश। इसके बाद में कौन आए? फिर आए यूनानी। कौन आए थे? फिर यूनानी आए, यानी कि ये कहाँ से आए थे? ये यूरोप से आए थे। और इसमें आने वाला कौन है आपका? सिकंदर। तो सिकंदर भारत में कब आया था, बताओ जरा। तो सिकंदर भारत में आया था 326 बीसी में। क्या? 326 बीसी में आया था। ये लोग 331 के आसपास आ गए थे। और यूनानियों के बाद में कौन था आपका? हिंद यूनानी आए। कौन आए? हिंद यूनानी, जिनको हम इंडो ग्रीक बोलते हैं, ऐसे याद रखना, इंडो ग्रीक। आईजी साहब पीके आए, आईजी साहब आए पीके। क्या बोलोगे? आईजी साहब पीके। तो हिंद यूनानियों के बाद में शक आए देश में। फिर आपका पहलव आए, ये क्रम बहुत पूछा जाता है। और फिर कौन आए आपका? कुषाण आए। कौन आए? कुषाण आए आपका। और कुषाणों के बाद में कौन आए? फिर आए अरबी आए, अरब। और अरबों के बाद में आए आपका तुर्क। कौन आए? तुर्क। तो जो मोहम्मद बिन कासिम था वो अरब था, और ये लोग जो है, ये कौन लोग हैं? ये तुर्क हैं। तो तुर्कों में भारत में पहला कौन आया? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला पहला भारत पर तुर्क आक्रमणकारी है, ये पहला तुर्क आक्रमण इसी ने किया था। पहला टर्किश अटैक भारत पर जो किया वो किसने किया था? तो आप कहेंगे भैया सुबुक्तगीन ने किया था, सुबुक्तगीन ने किया था, ये हमको पता होना चाहिए। अच्छा, सुबुक्तगीन के बाद में क्या बोलेंगे? सुबुक्तगीन के बाद में कौन आया था आपका? महमूद गजनवी आया था, महमूद गजनवी। और महमूद गजनवी तो खतरनाक था, आपको पता है। इसी को बोलते हैं आपका क्या? यामुनुद्दौला, यामीनुल बिल्लाह। महमूद गजनवी के गुजरात अभियान के समय चोल देश पे कौन राज्य कर रहा था जब महमूद गजनवी आया था? तो कौन था दक्षिण में? चोल कहाँ पर है आपका? दक्षिण भारत का राजवंश है। तो राजराज प्रथम बोल दे या राजेंद्र प्रथम? भैया राजेंद्र प्रथम था, ठीक है, राजेंद्र प्रथम था। और गुजरात का शासक कौन था? गुजरात का शासक कौन था इस समय पे, बताओ। गुजरात का शासक था आपका भीम प्रथम। क्या? भीम प्रथम। अच्छा, मुझे बताओ इसने कितने आक्रमण किए गजनवी ने टोटल भारत पर? गजनवी ने भारत पर कितने आक्रमण किए? तो भारत पर जो इसके अटैक हैं वो हैं 17 अटैक। हेनरी इलियट इस बात को कहता है, इतिहासकार। कितने अटैक किए? 17 अटैक भारत पर किए। पहला सफल आक्रमण कब का था उसका? पहला सफल उसको बोलते हैं राजा जयपाल के खिलाफ था, उसका जयपाल के खिलाफ था। और वो था सन 1001 का, 1001 एडी का, जिसको हम वहिंद युद्ध भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? वहिंद युद्ध भी कहते हैं, वहिंद युद्ध। और याद रखना किस राजा ने अपने आक्रमण से निष्फल होकर आपका आत्महत्या कर ली थी? तो वो आपका कौन है? वो जयपाल है। दो आक्रमण और पूछे जाते हैं। एक तो नगरकोट पर कब आक्रमण किया था आपका? किसने किसने आक्रमण किया था? महमूद गजनवी ने। तो बताओ इसका नगरकोट आक्रमण कब हुआ था? नगरकोट पर अटैक इसने कब किया था? तो नगरकोट पर अटैक किया था 1008 में, 1008 एडी में।
और सोमनाथ मंदिर पर उसने कब अटैक किया था और कौन से नंबर का अटैक था उसका? सोमनाथ पर जो उसने आक्रमण किया तो वो किया 1025 एडी में। कब किया? 1025 एडी में किया, और ये था उसका 16वां आक्रमण। क्या था ये उसका? ये उसका भैया 16वां आक्रमण था, ये आपको पता होना चाहिए। क्या था? सोमना आक्रमण। और अंतिम अभियान किसके खिलाफ था 1027 में? जो उसका लास्ट लास्ट एक्सपीडिशन था, तो लास्ट एक्सपीडिशन था उसका जाटों के विरुद्ध। किसके? जाटों के विरुद्ध, जहां पर इसको बहुत हानि पहुंचाई गई थी, और ये इसने किया था 1027 एडी में। ठीक है, डेथ इसकी 1030 में हो ही गई थी महमूद गजनवी की। क्या बोलोगे? डेथ हो गई थी इसकी 1030 में। कब? 1030 में, 3 वर्ष बाद। मोहम्मद गोरी का भारत में प्रथम आक्रमण कहाँ पर हुआ था? मोहम्मद गोरी का लाहौर में, मुल्तान में, सरहिंद में, या फिर थट्टा में? तो क्या बोलोगे भैया? मुल्तान में उसका पहला आक्रमण हुआ था, मुल्तान में। कब हुआ था? 1175 एडी में हुआ था, 1175 एडी में। मोहम्मद गोरी का वंश कौन था आपका? ससवनी वंश है उसका। कौन सा? ससवनी वंश है। और ये कहाँ का शासक था? ये गौर का। क्या बोलोगे? गौर प्रदेश, जो साथी आपका गजनी के नज़दीक, उसी का ये शासक था। मोहम्मद गोरी का ये क्या है? ये पहला आक्रमण है, 1175। 1178 में उसने कहाँ पर आक्रमण किया था बताओ? 1171 में उसने पाटन, गुजरात पर आक्रमण किया। इसमें वो सफल रहा था, असफल रहा था? तो यहाँ पर तो रहा था वो सफल। पूछा जाता है ये भी, असफल युद्ध उसके बताइए, सफल युद्ध बताइए। यहाँ पर रहा था वो असफल। तो किसने हराया था उसको? तो मूलराज सेकंड ने हराया था, या बोले भीम द्वितीय थे। भीम द्वितीय किस वंश के थे? सोलंकी वंश के। और इनकी माताजी का नाम बताओ जरा। सोलंकी वंश के इनकी माताजी, जिन्होंने क्या किया था? मोहम्मद गोरी पर ऐसी तलवार चलाई कि मोहम्मद गोरी, फिर आप समझ जाओ क्या हुआ होगा। उसके गलत जगह तलवार लग गई थी, और कहते 13 वर्षों तक मोहम्मद गोरी ने अपनी योजना स्थगित कर दी। ठाकुर वाणी ने सबसे पहले आंसर बताया। इनकी माँ का नाम था नायिका देवी, और उन्होंने नेतृत्व किया था, क्योंकि ये तो बाकी तो बच्चे थे इनके। नायिका देवी, ये तो 4-4 वर्ष के थे। नायिका देवी, नायिका देवी। फिर आता 13 वर्ष बाद 1191 में क्या लड़ा उसने बताओ जरा? आपका भैया यहाँ पर लड़ता उसने तराइन प्रथम। कौन सा? तराइन प्रथम। तराइन प्रथम किसके खिलाफ लड़ा था उसने? तराइन प्रथम लड़ा था वर्सेज पृथ्वीराज चौहान जी। किसके? पृथ्वीराज चौहान थे। पृथ्वीराज चौहान, जिनको हम क्या बोलते हैं? पृथ्वीराज थर्ड के नाम से जानते हैं, थर्ड के नाम से, या उनको हम राय पिथौरा के नाम से जानते हैं। तो इस युद्ध में क्या रहा था ये बताओ? इस युद्ध में क्या रहा था? ये असफल रहा था, असफल रहा था। और फिर अगले वर्ष फिर से आया, अगले वर्ष फिर से आया 1192 में। और 1192 में क्या हुआ? तराइन सेकंड हुआ, और ये भी पृथ्वीराज चौहान जी से हुआ। और इसमें क्या रहा? ये सफल रहा था। क्या रहा था? इसमें ये सफल रहा था। और पृथ्वीराज चौहान जी की मौसी के लड़के के खिलाफ युद्ध लड़ा इसने 1194, जिसको कहा जाता है चंदावर वॉर। क्या? चंदावर का युद्ध कहा जाता है। और ये किसके खिलाफ लड़ा था बताओ? वर्सेज जयचंद, जयचंद के खिलाफ ही लड़ा था, जयचंद के खिलाफ लड़ा था। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि मोहम्मद गोरी ने किसकी आकृति के सिक्के चलाए थे? किसकी आकृति के सिक्के चलाए थे? कौन सी देवी थी? ठीक है, प्रोस्पैरिटी के लिए। तो जब उसकी विजय हुई थी तो उसने लक्ष्मी, माला लक्ष्मी की याद में सिक्के चलाए थे। ज्वालामुखी पर्वतों में निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? जो ज्वालामुखी समझते हो ना, ज्वालामुखी, उनसे क्या निकलता है आपका? अंदर से लावा निकलता है। तो उसमें गैस कौन सी निकलती है? क्या हाइड्रोजन निकलती है, या आपका नाइट्रोजन, क्लोरीन, या सल्फर डाइऑक्साइड? SO2 निकलती है, SO2 निकलती है, CO2 निकलती है, आपका साथी मैथेन निकलती है, मैथेन। और आपका वाटर वेपर, अर्थात वाटर वेपर से मतलब है जल वाष्प निकलती है। क्या निकलती है? जल वाष्प निकलती है। अगर ज्वालामुखी की बात करें, मुझे बताओ, भारत का एकमात्र एक्टिव ज्वालामुखी कौन सा है? एकमात्र सक्रिय, सक्रिय जो साथी आपका ज्वालामुखी है, सक्रिय वैल्कानो, सक्रिय ज्वालामुखी अर्थात एक्टिव वैल्कानो भारत का कौन सा है? एकमात्र। तो सक्रिय ज्वालामुखी जो भारत का एकमात्र है वो है बैरन द्वीप में। कहाँ पर? बैरन द्वीप। कौन से अंडमान में है? बैरन आइलैंड पर। तो वो है मिड आपका, यानी कि मिड अंडमान, मध्य अंडमान में है। कहाँ पर है? मध्य अंडमान में वो स्थित है। ठीक है। और इस पर अंतिम बार जो उद्गार हुआ था, सक्रिय का मतलब कभी ना कभी तो फटा होगा, तो आप कहेंगे ये 2005 में इसमें उद्गार हुआ था। 2005 में ये आपका एक्सप्लोजन इसमें हो गया था, ये फट गया था 2005 में। अच्छा, यहाँ पर जैसे हमने पूछा एकमात्र सक्रिय, तो मैं पूछूं संसार का सबसे ज्यादा सक्रिय कौन सा है? भारत में तो एकमात्र सक्रिय यही है। और आपको पता होगा भारत का एक साथी आपका क्या है? एक सुसुप्त भी है, सुसुप्त। वो है भारत का कौन सा? नारकुंडम। नारकुंडम सबसे सुप्त है, वो सोया हुआ है, यानी कि उसमें भविष्य में उद्गार होगा ही नहीं, ये माना जाता है। और विश्व का सबसे सक्रिय, बोलो वर्ल्ड से एक्टिव वॉल्केनो कौन सा है? विश्व का सबसे सक्रिय
वर्ल्ड से एक्टिव वॉल्केनो, सबसे सक्रिय जो ज्वालामुखी है वो कौन सा है? तो विश्व का सबसे सक्रिय माना जाता है साथी आपका किसको? किलायू को। किलायू जो कहाँ पर है? हवाई आइलैंड में है। कहाँ पर है? हवाई द्वीप में है, हवाई द्वीप। और हवाई द्वीप कहाँ पर है? यूएसए में है। कहाँ पर है? यूएसए में ये स्थित है। कहाँ पर है? यूएसए में ये स्थित है। अगर आपसे मैं पूछूं विश्व का सबसे ऊंचा जो साथी वॉल्केनो है वो कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा जो साथी आपका ज्वालामुखी है, क्या बोलोगे? हाईएस्ट वॉल्केनो जिसको हम कह सकते हैं, तो वो होगा आपका कौन सा? कोटोपैक्सी। कौन सा होगा? कोटोपैक्सी होगा। और कोटोपैक्सी कहाँ का है? वो इक्वाडोर का है। कहाँ का है? इक्वाडोर का, इक्वाडोर का है। ठीक है। ये किसकी बात कर रहे हैं हम? एक्टिव की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? कौन सा ज्वालामुखी? एक्टिव की बात हम कर रहे हैं। एक्टिव की बात हम कर रहे हैं, बोलेंगे जी कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी कहाँ पर है? इक्वाडोर। इक्वाडोर की राजधानी कोई बता सकता है क्या मुझे? इक्वाडोर की राजधानी कोई बता सकता है क्या? बोलो भाई फटाफट से। इक्वाडोर की राजधानी क्या है? ये आपको बताना। देखना भैया कौन सबसे पहले बताता है। क्योटो, क्योटो, क्योटो। बहुत कमाल यार, तुम हीरो हो। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर कुछ वैल्कनो दिए हुए हैं और कंट्रीज दी हुई हैं। तो सबन काया कहाँ का? इटली का है। गलत हो गया, इटली का गलत हो गया, क्योंकि सबन काया है आपका पेरू में। पेरू की कैपिटल बताओ फटाफट से। पेरू की राजधानी है आपका लीमा। मैक्सिको की मैक्सिको सिटी है। इंडोनेशिया की जकार्ता है। और जापान की मुझे नहीं पता, तुम बताओगे। बोलो भाई फटाफट से। माउंट असामा, माउंट असामा, ये सब ठीक है। कोलिमा आपका, मेरापी, मेरापी बहुत पूछा जाता है भैया, मेरापी। ठीक है। स्ट्राम बताओ फटाफट से। स्ट्राम कहाँ का है? स्ट्राम बेली ये है इटली का, इटली का। और ये है आपका कहाँ पर? ये है भूमध्य सागर में, जो मेडिटेरियन सी है, भूमध्य सागर में ये स्थित है। और इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? प्रकाश स्तंभ भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें अक्सर वहाँ पर जो है उद्गार होता रहता है, निकलता रहता है ज्वालामुखी। ठीक है। तो ये आपका वहाँ पर लाइट सी आपका पैदा करता रहता है। ठीक है। एटना बताओ कहाँ का है? एटना, एटना कहाँ का है? एटना इटली का है, इटली का है। क्राकाटाओ बताओ कहाँ का है? क्राकाटाओ वॉल्केनो कहाँ का है? क्राकाटाओ, क्राकाटाओ आपका ये कहाँ पर है? इंडोनेशिया में है। कहाँ पर है? जहाँ का मेरापी है। क्या बोलोगे? इंडोनेशिया का है। अच्छा मुझे बताओ फ्यूजियामा कहाँ का है? फ्यूजियामा, फ्यूजियामा आपका बहुत चर्चा में रहा था जब इसमें एक बार गड़बड़ हो गई थी, तो जापान का, जापान का। सेंट हेलेंस बता दो कहाँ का है? सेंट हेलेंस कहाँ का है? सेंट हेलेंस, तो सेंट हेलेंस है आपका यूएसए का। कहाँ का है? यूएसए का है। ताल बताओ कहाँ का है? ताल, ताल है फिलीपींस का। कहाँ का है? ताल फिलीपींस, जिसकी कैपिटल है मनीला। क्या है? मनीला। मोना लाओ कहाँ का है? मनीला से याद आया, मोना लाओ कहाँ का है? मोना लाओ, मोना लाओ है आपका साथी यूएसए का। कहाँ का है? मोना लाओ आपका यूएसए का है। एक बार थम्स अप करके मुझे बताओ कि हाँ भैया काफ़ी क्वेश्चन के आंसर हम दे पाते हो। नहीं दे पाते हैं तो नोट करते हैं। ये कॉन्फिडेंस मेरे पास तक भेजो कि भैया जिसका नाम हमको पता होता है उसको हम नहीं लिखते हैं, क्योंकि वो हमारे कॉन्फिडेंस में है, और हम उसको रिवाइज करेंगे एक बार तो हो जाएगा। ठीक है। बहुत बढ़िया। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे तीव्र भूकंपीय तरंगे हैं? भूकंप, भूकंप में कितनी तरंगे होती है बताओ? भूकंप समझते हो आपका? भूकंप की अगर हम बात करें आपसे, किसकी? अगर हम आपका किसकी बात कर रहे हैं? हम अर्थक्वेक की बात कर रहे हैं। तो इसमें तीन तरह की तरंगे होती है, पी एस एल, पी एस एल। स्पीड सबसे ज़्यादा किसकी होती है? पी वेव की। स्पीड सबसे ज़्यादा, स्पीड सबसे ज़्यादा किसकी होती है? तो प्राइमरी वेव्स की होगी। पी फोर प्राइमरी, पी फोर प्राइमरी, यानी प्राथमिक तरंगे हो गई। कौन सी हो गई ये प्राथमिक हो गई, प्राथमिक, प्राथमिक तरंगे हो गई। एस फोर क्या होती है? सेकेंडरी, सेकेंडरी का मतलब क्या होता है? द्वितीयक तरंगे हो गई। तो इनकी स्पीड क्या हो जाएगी? द्वितीयक की थोड़ी कम हो जाएगी, कम हो जाएगी द्वितीयक की, है ना, कम। और एल फोर क्या होता है? लव वेव्स। और लव वेव्स की तरंगे क्या होती है? ये सबसे धीमी चलती हैं, सबसे धीमी। लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान कौन पहुंचाएगा? सबसे ज़्यादा नुकसान कौन पहुंचाएगा? सबसे ज़्यादा नुकसान क्या बोलोगे? सबसे, सबसे ज़्यादा नुकसान कौन पहुंचाएगा? तो सबसे ज़्यादा जो नुकसान पहुंचाती हैं वो यही पहुंचाती हैं, सबसे ज़्यादा नुकसान। ओके। तो पूछ रहा है सबसे तीव्र कौन सी होंगी? तो प्राथमिक तरंगे हो जाएंगी। तीव्र मतलब तेज पूछ रहा है, तो सबसे तेज ज़्यादा प्राथमिक तरंगे चलती हैं। और ये हमेशा प्राथमिक तरंगे कैसी होती हैं पूछा जाता है? अनुदैर्घ्य होती हैं, अनुदैर्घ्य। अनुदैर्घ्य बोले तो आपका लॉन्गिट्यूडनल होती हैं। कैसी वेव्स होती हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। ओके। और द्वितीयक तरंगे हमेशा ये कैसी होती हैं? द्वितीयक तरंगे ये अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। कैसी होती हैं? अनुप्रस्थ तरंगे होती है, यानी कि ट्रांसवर्स होती हैं। कैसी होती हैं? ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं, ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं, है ना। सतही तरंगे जो सरफेस पर चलती है ये दीर्घ तरंगे इनको कहते हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं भूकंप की तीव्रता को आप किस स्केल से नापेंगे?
भूकंप की जो तीव्रता होती है, जो साथी आपका अर्थक्वेक की इंटेंसिटी है, उसको किससे नापेंगे आप? भूकंप की तीव्रता वो हमेशा रिक्टर स्केल से नापी जाती है। किससे? रिक्टर स्केल से नापी जाती है, रिक्टर स्केल से। ओके, रिक्टर स्केल से। कब बना था रिक्टर स्केल? 1935 में बना था। ये आपका उसमें पूछा गया था एसएससी जेई में, 1935 में बना, 1935 में बना था भूकंप के लिए। ये भूकंप तरंगों का जो मापन होता है उसको किस में करते हैं? मेजरमेंट को सीस्मोग्राफ में, किसमें? सीस्मोग्राफ में उसको मेजर किया जाता है। सीस्मोग्राफ में उसको क्या बोलेंगे? सीस्मोग्राफ में उसको मेजर किया जाता है, सीस्मोग्राफ में मेजर करेंगे। ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, भारत में भूकंप के कुल कितने जोन हैं? भारत में कुल जोन कितने हैं भूकंप के? भारत में कितने जोन में बांटा गया है भारत को? तो भारत में 4 जोन है, 1 2 3 4 और 5, यानी कुल मिलाकर के आपका 4 जोन में बांट दिया गया है। भूकंप का कारण क्या होता है? भूकंप का कारण क्या होता है? क्यों आता है भूकंप? व्हाट इज द रीजन फॉर अर्थक्वेक? इसका कारण होता है जो विवर्तनिक प्लेट होती हैं, विवर्तनिक यानी टेक्टोनिक प्लेट में जो मूवमेंट होता है, विवर्तनिक प्लेट में जो गति होती है, प्लेटों में गति कहेंगे, प्लेट में नहीं, सिर्फ एक प्लेट में नहीं होती है, क्या बोलेंगे? मूवमेंट इन टेक्टोनिक प्लेट्स। और भूकंप की वजह से जो आपका रिंग ऑफ फायर बनता है, रिंग ऑफ फायर जिसको हम अग्नि वलय भी कहते हैं, ये कहाँ पर बनता है? अग्नि वलय कहाँ पर बनता है? तो अग्नि वलय याद रख लेना, साथ ही ये बनता है प्रशांत महासागर में। क्या बोलोगे? प्रशांत महासागर में। और इसको इसीलिए कहते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा भूकंप यहीं पर आते हैं। इवन पूछे कि रिंग ऑफ फायर, ये अग्नि वलय में कितने प्रतिशत भूकंप आते हैं, याद रखेंगे? बोलेंगे अभी फटाफट से। इंटेंसिटी एल की ज्यादा होती है, नहीं बच्चों? क्या कह रहे हैं? इंटेंस सबसे ज्यादा पी होगा। ठीक है। भूकंप तरंगे कौन सी सबसे तीव्र पूछ रहा है ना, तीव्रता वाली, तीव्र पूछ रहा है, इंटेंस तीव्रता। तो तीव्रता आपका किसकी हो जाएगी? आपका तो भैया आपका नहीं, क्या पूछा? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंटेंस सिस्मिक वेव? स्पीड नहीं पूछा उसने, हमने तीव्र से उसको सोच लिया। देखो तीव्रता, इसको समझाते हैं। जैसे हमने आपको रिक्टर स्केल बताया, जैसे 4 तीव्रता का भूकंप भी आ सकता है, 5 तीव्रता का भूकंप भी आ सकता है, और 5.1 का भी आ सकता है। तो ये कितने गुना होता है इससे बताएं जरा। तो जैसे ही 0.1 बढ़ेगा तो इसका मतलब होता है मल्टीपल 10 हो जाता है। तो 5.2 भी हो सकता है, या आपका 7 का भी आ सकता है। तो मुझे बताओ सबसे ज्यादा तीव्र भूकंप कौन सा है, 4 या 7? तब इसका सॉल्यूशन होगा क्वेश्चन का। 4 सबसे तीव्र है या 7 सबसे तीव्र है? आंसर करें जरा एक बार फटाफट से, बोलो भाई फटाफट से। क्या बोलेंगे आपका? तो आप कहोगे 4 या 7 होगा, तो आप कहेंगे 7 सबसे तीव्र भूकंप है, सबसे तीव्र है, सबसे तीव्र भूकंप होता है, सबसे तीव्र। लेकिन जो सबसे तीव्र भूकंप आता है वो कभी भी प्राइमरी वेव्स की वजह से नहीं आएगा। तो सबसे ज़्यादा जो नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि ये ऐसे चलती है ऐसे, तो ये आपका कौन सी होती है? एल वेव्स होती है, एल वेव्स। लेकिन एल वेव्स उसने इसमें दिया नहीं, सरफेस वेव्स, सतही तरंगे। तो फिर हम क्या बोले इसको? इसका आंसर लिख लो आप, इसमें लिख लो आप तृतीयक तरंगे। कौन सी? तृतीयक तरंगे, तृतीयक तरंगे, तृतीयक तरंगे, या उनको हम तृतीयक तरंगे, या उनको हम क्या बोल सकते हैं? आपका लव वेव्स कह सकते हैं, लव वेव्स, लव वेव्स उसको हम कहेंगे, लव वेव्स उसको हम कहेंगे। ओके, क्लियर है? वेरी गुड, लव वेव्स होगा, लव वेव्स होगा। अब हम आपको इसका आंसर चुनना चाहें तो लव वेव्स को हम क्या बोल सकते हैं? क्योंकि वो ऐसे ऐसे चलती है लव वेव्स, तो इनको बोलते हैं कि सतह को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाई जाता है। और कई बार इनको सतह के ज़्यादा नुकसान पहुंचाने की वजह से सतही तरंगे भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इनको? सतही तरंगे भी। तो ऑप्शन सी को भी आप चुन सकते हैं। बर्फ भक्षक के रूप में जानी वाली चिनुक हवा निम्न में से किस महाद्वीप में बहती है? चिनुक हवा, चिनुक हवा बताएंगे भाई फटाफट से। सर ज्ञानपीठ राशि 20 लाख है, बहुत सी जगह में देखा और कमेंट कर रहा हूँ। ज्ञानपीठ में 11 लाख रुपए दिए जाते हैं, 11 लाख रुपए, 11 लाख रुपए दिए जाते हैं। बर्फ भक्षक के रूप में अभी रिसेंट में अगर चेंज हो गया हो तो देख लेना आप लोग। 22 लाख 20 लाख बता रहे हैं एक साथी हमारे। आप सब लोग बताएं, मुझे 11 लाख का पता है। अगर रिसेंट में चेंज हो गया हो तो वो आपको देखना है ना, देख लेना उसको, वो अपडेट रहो आप। चिनुक हवा किस महाद्वीप में बहती है? तो चिनुक कहाँ की है? चिनुक यहाँ का साथी, इसके नाम से एक और चीज बनी है चिनुक के नाम से। आप कहोगे हेलीकॉप्टर बना है, हेलीकॉप्टर बना है। उत्तरी अमेरिका में ही साथी ब्लैक रोलर भी बहती है। ब्लैक रोलर कहाँ की हवा है? ब्लैक रोलर ये भी नॉर्थ अमेरिका की हवा है। अफ्रीका की बात करें, एशिया की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की कौन सी हवा है? ऑस्ट्रेलिया की ब्रिक फिल्डर, ब्रिक फिल्डर, ब्रिक फिल्डर। चिनुक हवा याद देखा तुमने? चिनुक हेलीकॉप्टर नहीं देखा? चिनूक हेलीकॉप्टर देखा होगा ना, वो इनसे आपका उत्तरी अमेरिका की गर्म हवाओं से ही प्रभावित है। ठीक है, वहीं से नाम लिया गया। ये कैसी है चिनूक? कैसी हवा है? ये आपका गर्म हवा है। कैसी हवा है? ये भैया गर्म हवा है, गर्म हवा है, गर्म हवा है, गर्म हवा है। मुझे बताओ योमा हवा कहाँ पर चलती है? योमा वाइंड्स कहाँ पर चलती हैं? तो योमा वाइंड्स चलती हैं आपका जापान में। कहाँ पर चलती हैं? जापान में चलती हैं। आपसे पूछे खमसिन कहाँ की हवा है? खमसिन,
खमसिन ये बोलोगे आपका मिस्र की हवा है। कहाँ की है? ये मिस्र की हवा है खमसिन। लेवेंच कहाँ की हवा है बताओ? लेवेंच। तो लेवेंच आप कहोगे भैया ये स्पेन की हवा है। कहाँ की? स्पेन, स्पेन की हवा है। कोयम बताओ, कोयम वाइंड्स कहाँ पर चलती है? तो कोयम चलती है आपका कोयम चलती है आपका इंडोनेशिया में। कहाँ पर? इंडोनेशिया में चलती है आपका कोयम वाइंड्स, कोयम वाइंड्स। नार्वेस्टर बताओ कहाँ की हवा है? नार्वेस्टर। तो नार्वेस्टर आपका न्यूजीलैंड में चलती है। कहाँ पर चलती है? न्यूजीलैंड में। सिराको बताओ कहाँ की हवा है? सिराको आपका इटली की है। इटली। बोरा भी यहीं की हवा है। कौन सी? बोरा। बोरे में ईंट रख ली, ईंट ली। ठीक है। एक मुझे बताओ बर्ग हवा कहाँ पर चलती है? बर्ग ये साउथ अफ्रीका की है। कहाँ की है? साउथ अफ्रीका की है। और भारत में क्या चलता है? भारत में कौन सी हवा चलती है उसके बारे में हमने आपको बताया था। हमने आपको कॉफ़ी आपका कॉफ़ी सावर भी बताया था, आम्रवर्षा भी आपको बताई थी। और उत्तर भारत में कौन सी चलती है? लू चलती है। वीर सिंह ने बहुत अच्छा लिखा है, विली विली। इनके आंसर को हम जरूर मार्क करेंगे, ये अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है। विली विली कहाँ की हवा है? विली विली। तो विली विली ऑस्ट्रेलिया की है। और भारत में क्या चलती है? लू चलती है। लू। क्या बोलोगे भैया? लू चलती है, लू। अच्छा, कौन सा राजा था जो लू लगने से मर गया था इंडिया में? बता सकता है कोई? ऐसा कौन सा भारत का राजा जिसको लू लग गई थी और उसकी मौत हो गई थी? कौन बताएगा? जबरदस्त सा क्वेश्चन। हमने आपको हिस्ट्री में पढ़ाया तो बहुत अच्छे से पढ़ाया था। हिस्ट्री की क्लास नहीं की है तो इसी चैनल पर पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। मॉडर्न हिस्ट्री खत्म होने को है ना? तो आपका मिडेवल हिस्ट्री को पूरा पढ़ चुके हैं, पॉलिटी पूरा पढ़ाया जा चुका है, उस पर इकोनॉमिक्स पूरी हो चुकी है आपका, है ना, लगभग। ज्योग्राफी उस पर कंप्लीट हो चुकी है, फ्री ऑफ कॉस्ट। आप चाहें तो उन सेशंस को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अभी फ्री ऑफ कॉस्ट पड़े हुए हैं। अगले वर्ष से तो एसएससी के लिए फिर वो पेड आएगा आपका, है ना। जो साथी फ्री के पढ़ने के लिए हैं तो उनका वो मटेरियल तब तैयार हो जाएगा और जो हमारा प्रॉमिस है वो भी पूरा हो जाएगा। बताएंगे जी। भैया मोमासर उत्सव अब बंद हो गया है, मेरे गांव मोमासर में होता था। कोई बात नहीं, तो नाम तो संबंध तो रहेगा ना मोमासर का। भैया भारत में मोदी हवा चल रही है। अरे नहीं, हवा को देखना तुम एक दिन। पंचवर्षीय योजना प्रयुक्त विकास मॉडल, सीरियस मत हो जाना। प्रथम हेराल्ड डोमर मॉडल, हेराल्ड डोमर मॉडल। बताओ एक दिन हवा किसके नाम की चलेगी? द्वितीय बताओ, द्वितीय फटाफट से। द्वितीय मॉडल किस पर था? पीसी माहलनोबिस मॉडल पर था आपका, पीसी माहलनोबिस मॉडल पर था। तीसरा किस पर था आपका? बताओ फटाफट से। तीसरा था आपका एस चक्रवर्ती मॉडल पर। और चौथी है आपका अशोक रुद्रा मॉडल पर, अशोक रुद्रा मॉडल पर। थम्स अप करके बताओ थम्स अप करके मुझे बताओ कि जो आपका थम्स अप करके फटाफट से ये बोलो कि भैया अरे यार तुम मुझे ये बताओ क्या आपको सारी पंचवर्षीय योजनाओं के कार्यकाल याद हैं? एक बार मुझ तक आपका टाइम को भेजें और आज एक होमवर्क आपको देते हैं हम। एक बार आप पंचवर्षीय योजनाओं को रिवाइज करेंगे। किसको? पंचवर्षीय योजनाओं को आप रिवाइज करेंगे, क्योंकि कल पंचवर्षीय योजना का लास्ट हो जाएगा आपका। ये दो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार रिवाइज करना उसको, है ना। तो क्या बोलेंगे इसमें? क्या बन जाएगा आपका? 2 4 बन जाएगा, 2 4 1 3 बन जाएगा, 2 4 1 3 बन जाएगा। मुझे बताओ जो आपका तीसरी है जिसको एस चक्रवर्ती मॉडल कह रहे हैं, तो तीसरी को हम ये भी बोलते हैं आपका गाडगिल फॉर्मूला। क्या? तीसरी को क्या बोला जाता है? गाडगिल फॉर्मूले पर भी आधारित थी, सॉरी, गाडगिल फॉर्मूले पर वो आधारित थी। गाडगिल फॉर्मूला, फॉर्मूला पर आधारित थी, गाडगिल फॉर्मूले पर। ठीक है। पांचवी बताओ, पांचवी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर थी? तो वो डीपी धर मॉडल पर थी, डीपी धर मॉडल। भारत में पंचवर्षीय योजना लाने का श्रेय किसको है? जो 5 ईयर प्लान जिनको हम बोलते हैं, 5 ईयर प्लान, ये कौन लेके आए थे भारत में? नेहरू जी। कहाँ से प्रभावित होकर के लेके आए थे? कहाँ पर? नेहरू जी कहाँ से प्रभावित हुए थे? तो नेहरू जी प्रभावित हुए थे रूस से। कहाँ से? रूस से। तो 5 ईयर प्लान रूस में भी शुरू हुए थे। हाँ जी, रूस में इनका जनक कौन है? हु इज द फादर इन रूस फॉर 5 ईयर प्लानिंग? ये है आपका स्टालिन। कौन बोलोगे? स्टालिन। स्टालिन 1928 में। क्या बोलोगे? 1928 में, क्योंकि बाद में स्टालिन आ गया था ना आपका, लेनिन के बाद में। लेनिन को पढ़ा है आपने कभी अपनी लाइफ में? लेनिन को पढ़ा है? बोलो भैया जब कभी समय मिलेगा तो लेनिन को थोड़ा सा पढ़ेंगे, हम आपसे प्रॉमिस करते हैं। मैं आपको विश लिस्ट बताता रहता हूँ ना अक्सर कि ये किताब पढ़ना। ठीक है, आपको फ्यूचर में कभी कुछ पढ़ना हो, जब समय मिले तो मूवी हम बता दें कौन सी मूवी आपको देखनी है। ऐसे ही कुछ कैरेक्टर हम आपको बताए तो लेनिन को पढ़ना। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पर जो बोल्शेविक क्रांति हुई थी उसमें लेनिन का क्या योगदान है। ठीक है, क्या बोलेंगे? क्या योगदान है? ओके, बहुत बढ़िया सर। आज हमने आपके नाम पर एक पेड़ लगाया नवीन सर का की का, बहुत शानदार, बहुत शानदार सर जी। हम आपके पेड़ 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 लगाने वाली प्रेरणा से प्रेरित हुए हैं। अरे नीचे दिखाओ ना यार तुम। पेड़ लगाने वाली योजना से प्रेरित हुए हैं। हम यूपी पुलिस में नहीं सेलेक्ट हो पाए लेकिन फिर भी पेड़ लगाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, सैल्यूट टू यू मैन,
सैल्यूट टू यू भैया। लू लग गई थी मोहम्मद बिन तुगलक को, बहुत कमाल। भारत में योजना के आरंभ के किसी भी पंचवर्षीय योजना में अनाच्छादित कुल वर्षों की संख्या कितनी है? क्या बोलेंगे, किसकी पूछ रहा है? आपका द टोटल नंबर ऑफ अनकवर्ड ईयर्स, अनकवर्ड ईयर्स बताने हैं आपको जो पंचवर्षीय योजनाओं में कवर नहीं हुए। आप सबने बताया 5, अनकवर्ड 5 है। तो एक तो 1966 से 69 है, ये कितने हो गए? 1966 से 69 तक कितने हो गए? 3 तो यही हो गए आपका अनाच्छादित जो नहीं कवर हुए। एक 1978 से 80 है आपका, 1978 से 80, तो 2 वर्ष ये हो गए आपका। और एक 1990 से 92, इनमें भी कोई पंचवर्षीय योजना थी क्या? आप कहोगे नहीं, 2 ये हो गए। तो कुल मिलाकर के कितने वर्ष हो गए? तो 7 ईयर्स हो गए ना अनाच्छादित, यानी कि अनकवर्ड। अनाच्छादित शब्द के चक्कर में आ गए होगे तो अंग्रेजी में देखो फिर। तो 7 वर्ष है, 7 वर्ष है, याद रख लेना 7 वर्ष है। जो ये दूसरी है 1978 से 80, इसी को बोलते हैं रोलिंग प्लान। क्या बोलते हैं इसको? इसको रोलिंग प्लान कहा जाता है, रोलिंग प्लान इसको कहा जाता है, ठीक है, रोलिंग प्लान, याद रख लेना इस बात को, रोलिंग प्लान। अच्छा मुझे बताओ, जो पहली पंचवर्षीय योजना थी, पहली पंचवर्षीय योजना, उसका कार्यकाल बताओ फटाफट से। तुम कह रहे थे तुमको पता है। पहली पंचवर्षीय योजना थी 1951 से लेकर के 1956 तक। किस चीज पर जोर दिया गया था यहाँ पर? कृषि को प्राथमिक बनाया गया था, यानी कि जो आपका कृषि पर जोर दिया गया था। दुनिया कहती थी ये देश सर्वाइव नहीं कर पाएगा अंग्रेजों से हट करके, और हमने वो करके दिखाया। और इसमें याद रखना, पहली में जो हमारी नेशनल इनकम बढ़ी थी वो कितनी बढ़ी थी? नेशनल इनकम में, राष्ट्रीय आय में कितनी ग्रोथ हुई थी, वृद्धि हुई थी? तो 18% की वृद्धि हुई थी। इसी में हमने दुनिया को दिखाया कि 5 IIT नेहरू जी ने, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, हमने सिंचाई के लिए अपनी नदी घाटी परियोजना को इसी पंचवर्षीय योजना में चलाया था। क्या बोलोगे? नदी घाटी परियोजना। तो हमने पहले अपनी कृषि को ठीक किया था, कृषि को ठीक किया था, ठीक है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में हमने किस पर ध्यान दिया था? बोलो भी फटाफट से। सर आपकी आपकी आज आपकी क्लास में एनटीपीसी में 20 क्वेश्चन समथिंग इन द 19 सेट से, थैंक यू सर। 20 क्वेश्चन 19 सेट से, क्या कह रहे हो? 20 क्वेश्चन 19 ऐसे यार, कुछ भी कमेंट कर देते हो। ढंग में बोलो या तो जो समझ में आए। ये तो एकदम से सरासर फैब्रिकेशन है, नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। मुझे बताओ फटाफट से, दूसरी पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? तो दूसरा जो 5 ईयर प्लान था, 5 ईयर प्लान था, वो आधारित था किस पर? आपका उद्योग पर। किससे? वो आपका इंडस्ट्रीज पर। और इसमें कितने बड़े उद्योग लगे थे? इसमें 3 प्रमुख उद्योग, 3 बड़े उद्योग इसमें स्थापित किए थे। आप में से कोई दे के आया एनटीपीसी? बताओ कौन कौन दे के आया? बताओ तीसरी, वैसे जो दे के आया होगा वो क्लास में ना के बराबर होंगे। तीसरी 5 ईयर प्लान, तीसरा 5 ईयर प्लान में क्या शुरू हुआ था? पंचायत चुनाव। इनके समय बताओ, पंचायत चुनाव, पंचायत चुनाव। तो दूसरी 5 ईयर प्लान है, उसका कब से कब तक का समय था? उसका समय था 1956 से 61 तक का। कौन सा? 56 से 61। और तीसरे का 1961 से लेकर के 66 तक। तो इसमें एक तो पंचायत चुनाव हुए, इसी में इंडो चाइना वार हुआ। बताओ भारत पाकिस्तान, भारत चाइना युद्ध कब हुआ था? भारत चाइना युद्ध, इंडो चाइना वॉर हुआ था आपका 1962 में। और इसी में हुआ इंडो पाक वॉर, यानी भारत पाकिस्तान युद्ध कब हुआ था? वो हुआ था 1965 में, 1965 में। इसी में 1964 में IDBI की स्थापना हुई। पूछा जाता है इंडियन डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया कब हुई थी आपका? क्या बोलोगे? IDBI की स्थापना हुई। बोकारो जो चौथा स्टील प्लांट था वो इसमें लगा था। बोकारो कहाँ पर है? झारखंड में, की स्थापना यहीं पर हुई थी आपका, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। IDBI, IDBI कब बना था? IDBI कब बना था बताओ फटाफट से। IDBI कब बना था आपका? IDBI 1964 में बना था। पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? गुन्नार मिडल। इनकी बुक है एक, बताओ गुन्नार मिडल की बुक का क्या नाम है जिसमें इन्होंने सुझाव दिया था? इनकी बुक का नाम था आपका क्या? एशियन ड्रामा। क्या? एशियन ड्रामा इनकी बुक का नाम है, एशियन ड्रामा। और जो ये आपका रोलिंग प्लान है, रोलिंग प्लान कब हो गया बताओ फटाफट से? ये था आपका, क्या बोलोगे फटाफट से? ये हो गया आपका 78 से 80 तक का हो गया, रोलिंग प्लान हो गया 78 से 80 तक का, ठीक है। और याद रख लेना, इसी योजना में क्या हुआ था आपका? रोलिंग प्लान, गुन्नार मंडल इनकी बुक। हाँ, इसको बोलते हैं हम, एक चीज और बोलते हैं इसको, इसको अनवरत योजना भी हम बोलते हैं। अनवरत योजना क्या बोलते हैं इसको? अनवरत योजना भी हम बोलते हैं, अनवरत योजना, यानी 1978 से 79 के लिए, 79 के लिए, ठीक है। क्या हुआ था इसमें बताओगे फटाफट से? इसमें हुआ था एक तो 14, वो तो फोर्थ में हुआ, फोर्थ का बताते हैं हम आपको। चौथी पंचवर्षीय योजना का समय बताओ जरा। चौथी पंचवर्षीय योजना वो 1980 से 85 रही, ठीक है। बीच में तो गैप आ गया आपका, ठीक है। चौथी नहीं, 1969 वाली लेंगे ना पहले तो।
क्योंकि चौथी क्यों होगी, 1951 से 56, 56 से 61, 61 से 66 और 66 से 69, 1969 से 74 तक, 1969 से 74 तक रही है। और इसमें क्या हुआ था आपका, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। क्या हुआ, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। कब हुआ था 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, बताओ फटाफट से। राष्ट्रीयकरण कब हुआ था 14 बैंकों का, तो वो हुआ था आपका साथी 1969 में, 1969 में हुआ था। ठीक है, इसरो की स्थापना हुई थी इसी में, इसरो की स्थापना बताओ, इसरो की स्थापना 1969 में। हेडक्वार्टर कहाँ है इसरो का, हरित क्रांति एम एस स्वामीनाथन ने यहीं पर शुरू की थी। हरित क्रांति की शुरुआत किस में हुई, वो 4th में हुई थी आपका। ठीक है, और एक परमाणु परीक्षण हमने किया था यहाँ पर, परमाणु परीक्षण, परमाणु परीक्षण कौन सा, 1974 वाला। मुझे बताओ फटाफट से, क्या कोड नेम क्या था उसका, जो परमाणु परीक्षण 1974 में हमने किया उसका कोड नेम क्या था, तो उसका कोड नेम था आपका, बोलो भाई फटाफट से, क्या कोड नेम था उसका, तो उसका कोड नेम था आपका 1974 में, क्या बोलेंगे, स्माइलिंग बुद्धा। क्या, स्माइलिंग बुद्धा, बुद्ध मुस्कुराए, क्या बोलोगे, बुद्ध मुस्कुराए। अच्छा, गरीबी उन्मूलन की बात किस में की गई थी, जो पॉवर्टी एरेडिकेशन की बात, या आपका क्या बोलेंगे, रिमूव पॉवर्टी, एलिमिनेट पॉवर्टी की बात किस में की गई थी, तो ये की गई थी आपका 5वें 5 ईयर प्लान में, 5वीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी। और इसी में साथ ही आपका एनटीपीसी की स्थापना हुई, एनटीपीसी। और आपका मिनिमम नीड्स प्रोग्राम, मिनिमम नीड्स प्रोग्राम क्या था, यानी कि न्यूनतम 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 मिनिमम न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, इसको हम बोलते हैं मिनिमम नीड्स प्रोग्राम। और न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम जो चला था आपका किसमें, आपका 5वीं में 1975 में। एक आपसे चला था काम के बदले अनाज योजना, काम के बदले अनाज, वर्क क्या बोलेंगे, ग्रेन फॉर वर्क, अनाज के बदले काम के बदले अनाज, सॉरी, काम करोगे उसके बदले अनाज, काम के बदले अनाज कार्यक्रम कब चला था। ठीक है, फूड फॉर वर्क, ये कब चला था आपका, फूड फॉर वर्क, आपका ग्रेन फॉर वर्क भी बोल सकते हैं। गरीबी हटाओ का नारा किस में दिया गया था, गरीबी हटाओ, ये नारा किस में दिया गया था, यानी एलिमिनेट पॉवर्टी, तो ये किस में दिया गया था, 5वीं पंचवर्षीय योजना का। ठीक है, 5वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, तो ये कब से कब तक हो जाएगी बताओ फटाफट से, तो ये कब से कब तक हो जाएगी 5वीं, तो 5वीं होगी 1974 से लेकर के 1978 तक। और इसमें ही लगा था आपका देश में आपातकाल, किसमें, आपातकाल किस पंचवर्षीय योजना में लगा था, तीसरी बार आपातकाल, इमरजेंसी, वो लगी थी 25 जून 1975 को, 25 जून 1975। बताओ फटाफट से कितने माह तक चली थी ये इमरजेंसी, तो ये 21 माह तक चली थी, 21 माह, 21 मंथ, यानी 1977 तक चली थी। और 21 माह बाद कांग्रेस की सरकार गिर गई थी, इंदिरा गांधी जी की सरकार गिर गई थी। और हमने आपको बताया था सरकार किसने गिरा दी थी, कौन व्यक्ति था इस देश में जिसको छात्र वर्ग ने सपोर्ट किया, और आपका जेपी, क्या बोलोगे, स्क्रीनशॉट लो इसका, ये लक्ष्य प्राप्ति दरें आपको पता होनी चाहिए, जिसमें आपको सबसे पहले तो पहली का, दूसरी का और इनके लक्ष्य पता होने चाहिए। आपका जो गैप है वो भी इसमें काउंट होंगे आपका। तो क्या बोलेंगे, एक इसमें 5वीं का लक्ष्य है, तो 3 के तो बिल्कुल भूलना मत, भूलना मत। और अंतिम जब इसको खत्म किया गया, देखो ये ले लें स्क्रीनशॉट एक बार, ले चुके, फिर चलें आगे, ले चुके हैं, क्योंकि लक्ष्य पूछे जाते हैं पहले का, तो पहली में इसी से पता चलता है कि सफल रही थी, 3.6 बहुत बार पूछा गया, लक्ष्य कितना था हमारा, टारगेट क्या था और कितना हमने ऑब्टेन कर लिया था। दूसरी में हम उस लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाए थे, तीसरी में एकदम से विफल रह गए थे, आधे से भी कम पर रह गए थे, तीसरी एकदम से विफल रह गई थी। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, किसके लिए, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है आपका पूरे देश में किस योजना से फैला, इंटीग्रेटेड समन्वित ग्रामीण विकास प्रोग्राम, जिसको आईआरडीपी भी कहा जाता है। ये 6ठी पंचवर्षीय योजना से फैलाया गया था, 6वीं से, यानी 1980 से लेकर के 85 तक चली ना, 6वीं 1980 से लेकर के 85 तक, हाँ या ना भाई, 51 56 56 से 61 61 से 66, फिर गैप हो गया आपका, फिर हो गया आपका 69 74 74 से 78 और फिर 78 से 85। ठीक है, 70, ये क्या चली थी, 80 से 85 चली थी। और याद रख लेना, इसी योजना में क्या बोला था, सर्वाधिक व्यय हुआ था ऊर्जा पर। किस पंचवर्षीय योजना में सबसे ज़्यादा व्यय एनर्जी पर किया गया था, ऊर्जा पर सबसे ज़्यादा खर्च हुआ था। ठीक है, मैक्सिमम एक्सपेंडिचर ऑन एनर्जी। इसी में साथ ही आपका नाबार्ड की स्थापना हुई थी। नाबार्ड की स्थापना बताओ किस वर्ष में, नाबार्ड की, एक्जिम, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना बताओ। और जो 6 बैंक थे फिर उनको नेशनलाइज कर दिया गया था, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, जिनकी पूंजी जो है 200 करोड़ से ज़्यादा थी। ठीक है, और लगभग इसमें ये रहा था कि हमारी जो लक्ष्य दर थी वो थी 5.2% की, और इसमें हम नहीं 5.4% की थी, और 5.2% प्राप्त कर पाए थे। ठीक है, तो नाबार्ड की स्थापना बताई 1982, बहुत बढ़िया, 1982 में भैया, 12 जुलाई 1982। निशिथा सोनी जी ने सबसे अच्छा आंसर दिया है। एक्जिम की स्थापना बताओ,
एक्जिम की स्थापना, नाबार्ड, ये आपको हम पढ़ा चुके हैं नाबार्ड। निम्नलिखित का मिलान करें। अरे ये बोलो गुरुजी मजा आ रहा, बहुत सारी चीजें रिवाइज होती हैं, बहुत बढ़िया। मुकेश यादव जी, शिवरामन समिति, हेडक्वार्टर मुंबई में है नाबार्ड का, और 12 जुलाई 1982 को स्थापना हुई थी। बहुत बढ़िया जी, वेरी गुड। तो निम्नलिखित का मिलान करें। विद्युत चुंबकीय तरंगें दी हुई हैं, रेडियो तरंगे जो कहाँ पर, रेडियो वेव्स कहाँ पर यूज होती है, माइक्रोवेव्स कहाँ पर यूज होती है, इंफ्रारेड रेज कहाँ पर यूज होती है, और गामा रेज कहाँ पर प्रयोग होती हैं। तो क्या बोलोगे, रेडियो वेव्स, आपका रेडियो वेव्स क्या दिया हुआ है, घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स, आप ये होंगी रेडियो वेव्स होंगी आपका मोबाइल में, मोबाइल में यूज होती है, मोबाइल में। सूक्ष्म तरंगे आपका जो रिमोट होते हैं हमारे जितने भी, माइक्रोवेव्स। अवरक्त तरंगों की बात नहीं, अवरक्त होंगी ना उसमें, तो माइक गलत हो जाएगा भैया। अवरक्त तरंगे होती हैं आपका किसमें, रिमोट स्विच में होती हैं, रिमोट स्विच में, रिमोट में तो आपका इंफ्रारेड रहेगा। माइक्रोवेव की अगर बात करें, ये आपका रडार में, विमान नेविगेशन में, ठीक है, एकदम से विमान नेविगेशन में होगा आपका। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग में इनका यूज होता है। और गामा किरणें, ये कोशिकाओं को नष्ट करने में, जो कैंसर की सेल्स होती हैं, तो ऐसे ही ट्रीटमेंट किया जाता है। 3 4 क्या बन जाएगा, नहीं 3 4 नहीं, सॉरी, 3 3 2 बनेगा, 3 2। तो 3 2 आपका, 3 2 1 4, ऑप्शन सी एकदम से सही हो जाएगा। तरंग दैर्घ्य जानते हो भैया, वेवलेंथ जानते हो, सबसे ज्यादा किस रंग की होती है वेवलेंथ, पता है ना, क्रम क्या है, विव ग्योर, विव ग्योर होता, विव ग्योर। तो रेड का क्या होता है, वेवलेंथ सबसे ज्यादा, वेव W4 वेवलेंथ, अर्थात तरंग दैर्घ्य क्या होगी इसकी, ज्यादा होगी, क्या होगी इसकी, ज्यादा होगी। तो जिसकी तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगी उसकी आवृत्ति क्या हो जाएगी बताओ, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्योंकि देखो जो तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ वो डायरेक्टली, मतलब आपका अगर बोले इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपका फ्रीक्वेंसी का। तो जिसकी तरंग दैर्घ्य ज़्यादा है उसकी आवृत्ति कम होगी, आवृत्ति कम होगी। और जिसकी आवृत्ति ज़्यादा है, जिसकी आवृत्ति ज़्यादा है उसकी तरंग दैर्घ्य कम हो जाएगी। तो इसकी डबल वेवलेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी इसकी, ज़्यादा हो जाएगी। तो ये क्या, V4 वायलट, वायलट अर्थात बैंगनी रंग की तो वेवलेंथ कम होगी और रेड की ज़्यादा होगी, और तरंग दैर्घ्य को इसका उल्टा आप कर ही सकते हो। अच्छा मुझे बताओ सबसे ज़्यादा विचलन किस रंग का होता है, विचलन, जो डेविएशन होता है, डेविएशन सबसे ज़्यादा किसका होता है, तो सबसे ज़्यादा जो डेविएशन होता है वो होता है बैंगनी का, बैंगनी का यानी कि वायलट का। तो बताओ सबसे कम किसका होगा, एकदम अपोजिट कर दो, ऊपर चले जाओ, रेड का हो जाएगा जी, किसका हो जाएगा, रेड का हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं भैया, काहे को दिक्कत होगी। न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत किसको बताता है, क्या बोलेंगे उसका, न्यूलैंड का जो ऑक्टेंट थ्योरी है वो क्या बताता है। तो ऑक्टेंट थ्योरी कहता है, उसने कहा था कि जितने भी अगर तत्वों को उसके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में लिख दें, परमाणु भार मतलब एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में यदि उसको लिख दिया जाए, तो आपका प्रत्येक 8वां जो एलिमेंट होगा उससे उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो मैच करेंगी। तो किसका, आपका अष्टक सिद्धांत केवल किस तक लागू था, इसमें लास्ट बताया गया था कैल्शियम तक लागू था, किससे, कैल्शियम तक लागू था, कैल्शियम तक, ठीक है। तो क्या बोला, प्रत्येक 8वें तत्व के गुण क्या होंगे, प्रत्येक 8वें तत्व के गुण जो हैं वो समान होंगे, गुण क्या बोल दिया उसने, वो समान होंगे, समान होंगे, ठीक है। जैसे इसमें सबसे ज्यादा किसके गुण बताए थे उसने, लिथियम के साथ में किसके गुण मिलते हुए बताए थे, लिथियम और सोडियम के, लिथियम और सोडियम के गुण उसने क्या बता दिए थे कि इनके गुण समान होंगे। इसकी तुलना उसने संगीत के स्वरों से भी की थी। अब मुझे बताओ अष्टक का पहला तत्व कौन सा है, अष्टक का जो पहला एलिमेंट था, फर्स्ट फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑक्टेट थ्योरी, तो पहला है इसमें हाइड्रोजन, क्या बोलोगे, हाइड्रोजन। और अंतिम कौन सा है इसमें, अंतिम आता है इसमें थोरियम, अष्टक नियम में क्या बोलोगे, थोरियम इसमें अंतिम आता है, अंतिम आता है, ठीक है। तब इसने 56 एलिमेंट्स पर अपनी थ्योरी दी थी। तो लागू कहाँ तक हुआ था ये, मैक्सिमम आपका कैल्शियम तक, कैल्शियम तक मुख्य रूप से ये लागू था। मानवों में उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन जो होता है हमारी बॉडी में, बोलेंगे भी फटाफट से, बोलेंगे भी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बोलेंगे भी फटाफट से। सारे लोग बताएंगे। भैया एक बार हरित क्रांति वाले को देख लीजिए, हरित क्रांति में क्या है, क्या हुआ हरित क्रांति में, एक बार बताएं फटाफट से। हरित क्रांति कहाँ पर बताई हमने आपको, हरित क्रांति 1966-67 कहाँ पर बताइए, बोलेंगे। एक बार क्वेश्चन नंबर बताओ दोस्त, क्वेश्चन नंबर बताओ तब हम बताएंगे आपको क्या हुआ है यहाँ पर। अच्छा अच्छा, यहाँ पर हरित क्रांति, हरित क्रांति की शुरुआत बोला है साथी हमने, हरित क्रांति की शुरुआत, हरित क्रांति की शुरुआत, ठीक है। यानी कि अगर उसकी बात करें हम, हरित क्रांति की शुरुआत जो हुई थी, अगर यहाँ से एक डाउट बन जाएगा आप सब लोगों को, आप इसको पूछना चाह रहे होंगे, 1966-67, यहाँ पर लिखना एक बार अपनी कॉपी में इसी क्वेश्चन में जाके, 22वें में, 66-67 में क्या हुआ था, ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई थी, हरित क्रांति की शुरुआत, हरित क्रांति की शुरुआत। तो आप कहेंगे भैया यहाँ पर तो गैप था आपका, तो हरित क्रांति की शुरुआत और हरित क्रांति सफल होने में अंतर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम
शुरुआत नहीं लिख सकते इसको, हरित क्रांति सफल लिखना पड़ेगा फिर हमको। हरित क्रांति की सफलता किस में सामने आई थी, हरित क्रांति की सफलता, लेकिन शुरू किस में हुई है, तो वो एक गैप में शुरू हुई है, ठीक है, रियली सॉरी, क्या बोलेंगे, वो एक गैप में शुरू हुई है। एक बार थम्स अप करें जी, हम इसको लिखेंगे। हरित क्रांति के जनक कौन है, MS स्वामीनाथन है। तो 1966-67 में तो आपका गैप चल रहा था, आपने एकदम से ठीक कहा है, ठीक है, ओके, वेरी गुड। अरे सर जी, आप अपनी तारीफ पे बहुत जल्दी ध्यान दे देते हो, बुराई पे क्यों ध्यान दें। अच्छा, दुनिया में कोई ऐसा इंसान है जो अपनी बुराई पे ध्यान देता हो, क्या बुराई पे ध्यान देना भी चाहिए, आप मुझे एक बात बताओ, बताओ जी, तुम सारे लोग बोलो, अगर तुम्हारी कोई बुराई करे तो ये सिद्धांत होना चाहिए कि बुराई के लिए लिपट दो, छोड़ दो, बुराई कर रहा है कोई, छोड़, उसको नेगलेक्ट कर दो। जो तारीफ कर रहा है, अच्छी बातें कर रहा है, उससे अट्रैक्ट हो, अपने आप को एनर्जेटिक रखो, अपने आप तक ऊर्जा पहुंचाओ और बाकी तक पहुंचाओ। लोग ऐसे ही कह देते हैं, कुछ भी कह रहा है गुरु जी, आप जो है अपनी बुराई पे ध्यान नहीं देते हो, अच्छाई पे ध्यान दे देते हो। क्वेश्चन नंबर 1 ठीक बताया वैसे आपने, नहीं तो इग्नोर कर देना चाहिए भैया, हम तो आपको भी ये कहेंगे, इग्नोर कर देना चाहिए। मानवों में उत्सर्जन तंत्र के सही अनुक्रमिक क्रम की पहचान करें। अगर बुराई पे ध्यान दोगे तो जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे, है ना, इसीलिए उसको इग्नोर कर दो, इग्नोर। तो क्या होगा, उत्सर्जन कैसे होगा, वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्र मार्ग, कहां तक जाएगा बताएंगे जी, वृक्क, मूत्राशय, मूत्रवाहिनी या फिर आपका क्या जाएगा, मूत्र मार्ग। तो पहला ही ठीक है ना, वृक्क किडनी, किडनी से जाएगा, क्या जाएगा, किडनी से। और कैसे बनता है, पहले होता है किडनी में निस्पंदन, निस्पंदन प्रक्रिया होती है। निस्पंदन बोले तो आपका निस्पंदन को हम क्या बोल सकते हैं, एग्जीक्यूशन बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, एग्जीक्यूशन बोल सकते हैं, इसको एग्जीक्यूशन बोल सकते हैं ना। और निष्पंदन के बाद में क्या होता है, फिर अवशोषण होता है, पुनः अवशोषण, पुनः अवशोषण आपका होता है। और पुनः अवशोषण बोले तो आपका रेस पोर्शन होता है, क्या होता है, रेश पोर्शन होता है, रेस पोर्शन होता है। तीसरा आपका क्या होगा, स्राव होगा, स्राव, स्राव होगा, सैक्रेशन होता है, क्या होता है, सैक्रेशन होता है आपका। तो इस तरह से जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन सकता है आपसे, मनुष्य में जो वृक्क होते हैं वो कितने होते हैं, वृक्क की संख्या बताओ, किडनी, किडनी कितनी होती है बॉडी में, तो किडनी कितनी होती है सब जानते हैं, किडनी कहेंगे आप भैया, किडनी होती है एक पेयर, एक जोड़ी होती है, क्या बोलोगे, एक जोड़ी होती है। और ये जो हमारा जो आपका साथी टॉयलेट जाता है, इस टॉयलेट में आपका जल कितना होता है, तो जल कितना होता है इसमें, 95% होता है, कितना होता है, 95% होता है। और 2.5% क्या होता है इसमें, यूरिया होता है, यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला बताओ भैया, यूरिया का फॉर्मूला बताओ। और 2.5% में बाकी जितने भी अपशिष्ट होते हैं वो सब होते हैं। यूरिया का फॉर्मूला बताओ, बोलो भाई फटाफट से। यूरिया का बोलेंगे भी फटाफट से, यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, यूरिया का तो वो होता है NH2CO NH2, क्या बोलेंगे, NH2CONH2, NH2। तो क्या बोलेंगे, ये क्या होता है, या इसको बोलते हैं NH2 का होल ट्वाइस CO भी लिख सकते हैं, NH2 का होल ट्वाइस CO भी लिख सकते हैं। अच्छा, यूरिया को जो बनाया था लैब में वो किसने बनाया था, तो इसका संश्लेषण किसने किया था, किसने इसको सिंथेसाइज किया था, तो वो था फ्रेडरिक वोहलर। फ्रेडरिक वोहलर ने इसको क्या किया था, इसका संश्लेषण किया था, यानी इसको सिंथेसाइज किया था। क्या किया था, उसको सिंथेसाइज किसने किया था लैब में, वो किया था फ्रेडरिक वोहलर ने, ठीक है, फ्रेडरिक वोहलर ने किया था। ओके, नेक्स्ट आगे आएंगे। किडनी खराब होने का इलाज समय समय पर किडनी मशीन से किया जाता है, प्रक्रिया को किस रूप में जानते हैं, जो प्रोसेस होता है, डायलिसिस होता है, तो हीमोडायलिसिस बोल दे, हाँ ये तब भी ठीक होगा, हीमोडायलिसिस, या बोलेंगे कि इसको डायलिसिस भी कहा जाता है, डायलाइजर के नाम से भी जानते हैं, डायलाइजर, उसको बोलते हैं अपोहन। डायलिसिस जो किया जाता है वो किससे किया जाता है, एक मशीन से होता है जिसको बोलते हैं डायलाइजर, या डायलाइजर बोल दे या अपोहक मशीन बोल दे, अपोहक। और अपोहक के द्वारा जो क्रिया होती है उसको बोलते हैं अपोहन, यानी डायलिसिस कहते हैं, क्या कहते हैं, डायलिसिस उसको कहते हैं। इसमें होता क्या है दरअसल में, इसमें होता यह है कि जो कृत्रिम वृक्क होता है आपका, क्या बोलेंगे, कृत्रिम वृक्क बन जाता है, एक तरीके का आर्टिफिशियल किडनी बन जाती है। और इसके द्वारा जो रक्त होता है, रक्त, रक्त से जितना भी यूरिया होगा, यूरिया, रक्त से यूरिया को निकाला जाता है, निकाला। और इसके लिए जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, वो ऑस्मोसिस होता है, पराशरण से। किस क्रिया से निकलता है ये, परासरण से, यानी कि ऑस्मोसिस से निकलता है, ऑस्मोसिस से निकलता है, ठीक है। अच्छा, जो यूरिया बनाता है हमारी बॉडी का कौन सा पार्ट बनाता है, यूरिया कहाँ से बनता है, बोलेंगे भी फटाफट से। यूरिया का निर्माण कौन करता है, यूरिया का निर्माण कौन करता है, तो यूरिया का निर्माण बच्चू करता है आपका कौन, यकृत करता है, लीवर करता है, कौन, लीवर करता है, लीवर करता है आपका, लीवर करता है यूरिया का निर्माण। और किडनी की जो साथी आपका, जिसको हम बोलते हैं आपका किडनी, जो किडनी होती है, किडनी, इसका जो एग्जीक्यूटिव फंक्शन होता है आपका, इसकी जो कार्यात्मक इकाई होती है उसको क्या बोलते हैं, किडनी की जो क्या कार्यात्मक इकाई होती है उसको हम क्या बोलते हैं, तो वो होती है नेफ्रॉन। क्या होती है बच्चों, वो नेफ्रॉन होती है, नेफ्रॉन। किडनी हो जाती है, किडनी में आपका स्टोन भी हो जाता है, नहीं होता, स्टोन, स्टोन जिसको गुर्दे की पथरी के नाम से जाना जाता है। तो ये किससे बना होता है, तो पथरी बनी होती है आपका कैल्शियम ऑक्जेलेट से।
अच्छे बच्चों से मेरा क्वेश्चन है, कैल्शियम ऑक्जेलेट का फॉर्मूला मुझे बताओ। कैल्शियम ऑक्जेलेट, ऑक्जेलेट की बनी होती है पथरी, और इस कैल्शियम ऑक्जेलेट का फॉर्मूला क्या होता है? CaC2O4 होता है। क्या होता है? CaC2O4 होता है। कैल्शियम ऑक्जेलेट इसी से बनती है आपका पथरी, किसकी? गुर्दे की पथरी बन जाती है कैल्शियम ऑक्जेलेट से। नेक्स्ट है, किस राज्य ने अपना पहला जंगल सफारी ट्रेन लॉन्च किया? जंगल सफारी ट्रेन MP ने, यूपी ने, राजस्थान ने या फिर कर्नाटक ने किया है? तो यूपी ने इसको लॉन्च किया, यूपी ने, और इसका नाम रखा है विस्टाडोम। क्या नाम रखा है इसका? इसका नाम रखा है विस्टाडोम। क्या? विस्टाडोम। बता सकते हो कहाँ पर है जंगल सफारी यूपी में? किस राज्य में है? कहाँ पर शुरू हुआ है ये आपका? तो ये शुरू हुआ है आपका, क्या बोलोगे, दुधवा नेशनल पार्क। ये कहाँ पर है? दुधवा नेशनल पार्क यूपी में स्थित है आपका, ठीक है। और एक आपका कतरनिया घाट है जो बहराइच में है, कतरनिया घाट। कतरनिया घाट कहाँ पर है? यूपी के बहराइच में है। एक आपका दुधवा, ये लखीमपुर खीरी में है। आपका किशनपुर हो गया, किशनपुर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, किशनपुर, किशनपुर में, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, देश का पहला डिजिटल म्यूजियम कहाँ पर बना है? देश का पहला पहला डिजिटल म्यूजियम कहाँ पर बना है? डिजिटल म्यूजियम, डिजिटल म्यूजियम, डिजिटल म्यूजियम कहाँ पर बना है? तो डिजिटल म्यूजियम बना है आपका महाराष्ट्र में। कहाँ पर? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में बना है। अगर हम आपसे पूछे सेमीकंडक्टर नीति किस राज्य ने अपनाई है? सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर नीति अपनाने वाला राज्य, नीति अपनाने वाला राज्य कौन सा है? अपनाने वाला राज्य कौन सा है? तो वो है गुजरात। कौन सा है? वो है आपका गुजरात। भारत का पहला लेखक गांव कौन सा बना है? ऑथर विलेज कौन सा बना है भारत का? बताओ। भारत का पहला लेखक गांव, भारत का पहला पहला लेखक गांव कौन सा बना है? भारत का पहला ऑथर विलेज जो बना है आपका, फर्स्ट ऑथर विलेज, तो लेखक गांव बना है आपका उत्तराखंड। कौन सा? उत्तराखंड बना है, उत्तराखंड। पहला जो साथी गिद्ध प्रजनन केंद्र है वो कहाँ पर खुला था? पहला जो वल्चर आपका ब्रीडिंग, वल्चर ब्रीडिंग सेंटर था, वल्चर ब्रीडिंग सेंटर, गिद्ध प्रजनन केंद्र, ये कहाँ पर खुला? तो ये गोरखपुर में है। गोरखपुर, गोरखपुर में कौन है? गोरखपुर में, यूपी में खुला है। गोरखपुर में कौन है? कौन सी नदी बहती है गोरखपुर में? बताओ फटाफट से। गोरखपुर में बताओ फटाफट से। गोरखपुर में बहुत बढ़िया जी, गिद्ध प्रवर नहीं, गलत आंसर है एकदम से। गोरखपुर, गोरखपुर लिख रहे हैं, गलत है। गोरखपुर में क्या बोलोगे? गोरखपुर में खुला है पहला गिद्ध प्रजनन केंद्र। आप कहोगे नहीं भैया गलत हो जाएगा, ये खुला है आपका पहला जो गिद्ध प्रजनन केंद्र है महाराजगंज में। कहाँ पर? महाराजगंज में खुला है। कहाँ पर? महाराजगंज में खुला है, याद रखना इस बात को। कहाँ पर? यूपी में। गलत हो जाता अभी हमारा। नेक्स्ट, हमको यही ध्यान आया तुम्हारे कमेंट सेक्शन से देख के, हमको याद आया नहीं, ये तो महाराजगंज है। बोलो जी। म्यूजिक अकेडमी द्वारा संगीत कलानिधि पुरस्कार के लिए हाल ही में किसे चुना गया है? संगीत कलानिधि पुरस्कार किस राज्य द्वारा दिया जाता है? किस राज्य का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार भी इसको कहा जाता है? तो याद रखना, ये कर्नाटक संगीत का ऑस्कर है। किस अवार्ड को कर्नाटक संगीत का ऑस्कर कहा जाता है? कर्नाटक संगीत का ऑस्कर किसको कहा जाता है? तो वो है संगीत कलानिधि पुरस्कार, ठीक है। तो किसको मिला है? TM कृष्णा को, संजय सुब्रमण्यम को, RK ऋषि कुमार को, बिल्कुल ठीक बात है, RK श्री राम कुमार को, RK श्री राम कुमार को मिला है। TM कृष्णा बहुत चर्चित व्यक्ति रहे थे, आपका एक संगीतकार थे, इनको रमन मैग्से से मिला था 2000, रमन मैग्से से मिला था इनको 2016 में। TM कृष्णा क्या मिला था? रमन मैग्से से मिला था इनको 2016 में, 2016 में। RK श्री राम कुमार तो भविष्य में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, ये एक वायलिन वादक हैं। क्या है ये? एक वायलिन, वायलिन बजाते हैं, वायलिन बजाते हैं। अभी रिसेंट में बताओ हमको, लता मंगेशकर पुरस्कार, लता मंगेशकर कैटेगरी है एक आपका, दीनानाथ पुरस्कार जो है 2025 में किसको मिला है? दीनानाथ पुरस्कार 2025 में किसको मिला है? तो वो मिला है कुमार मंगलम बिड़ला को। किसको? कुमार मंगलम, कुमार मंगलम बिड़ला को मिला है। किसको मिला है? लता दीनानाथ पुरस्कार कुमार मंगलम बिड़ला को। मुझे बताओ, जो CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है, CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, पूरे जीवन भर जिन्होंने योगदान दिया, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किस क्रिकेटर को दिया गया 2025 में? तो ये मिला है आपका सचिन तेंदुलकर को। किनको? सचिन तेंदुलकर को मिला है, सचिन तेंदुलकर को। नृत्य कलानिधि पुरस्कार किसको मिला है? बताओ। नृत्य कलानिधि, यही नाम है जो स्टैटिक GK में फिर शामिल हो जाते हैं। नृत्य कलानिधि पुरस्कार
नृत्य कला निधि अवार्ड ये साथी आपका किसको मिला है? भरतनाट्यम के लिए मिला है। ये हिंट है, भरतनाट्यम के लिए किसको मिला है? उर्मिला सत्यनारायण को। 2025 का ही है ये भी 2025 का ही है। उर्मिला सत्यनारायण, क्या बोलोगे? उर्मिला सत्यनारायण किससे संबंधित है? ये भरतनाट्यम से संबंधित है। किससे है? भरतनाट्यम से इनका संबंध है। किससे है? भरतनाट्यम से इनका संबंध है, भरतनाट्यम से। ओके, वेरी गुड। पूजा सिंह जी एकदम ठीक आंसर है, एकदम ठीक है, उर्मिला। 22 मार्च 2025 को मनाए गए विश्व जल दिवस की विषय क्या निर्धारित की गई थी? थीम क्या निर्धारित की गई थी? ग्लेशियर कंजर्वेशन, वाटर इज लाइफ, यूज ऑफ वाटर फॉर पीस, हेल्दी वाटर, हेल्दी टुमारो। तो क्या पीस के आपका? ग्लेशियर संरक्षण। ग्लेशियर को साथी हमको कंजर्व करना है। आज क्या है बताएंगे फटाफट से? आज कौन सा दिवस है? आज 5 जून है। और क्या प्रण हमने लिया है आज 5 जून को? तो हमने आज प्रण लिया है आपका पर्यावरण दिवस। पर्यावरण दिवस 5 जून को, ठीक है। हमने एक प्रण लिया है और कि पेड़ लगाएंगे। कितने पेड़ लगाएंगे बताओ जरा फटाफट से? क्या बोला था हमने आज? थीम 2025। इसमें साथ ही आपका पुटिंग एन एंड टू प्लास्टिक पॉल्यूशन, ये इसकी थीम रही। पुटिंग एन एंड टू प्लास्टिक पॉल्यूशन, यानी प्लास्टिक की चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। पॉल्यूशन, ठीक है, प्लास्टिक के रोग के लिए। 22 अप्रैल को आपका कौन सी थीम थी? 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है अर्थ डे, पृथ्वी दिवस, अर्थ डे। इसकी थीम क्या थी? ये 3-4 थीम एग्जाम में बहुत पूछी जाती हैं, तो इसमें पूछी गई थी आवर पावर आवर प्लेनेट। आवर पावर आवर प्लेनेट, आवर पावर आवर प्लेनेट, यानी कि हमारी शक्ति हमारा ग्रह, हमारी शक्ति हमारा ग्रह। 21 जून को क्या मनाया गया था? योग दिवस। क्या बनता है? इंटरनेशनल योग दिवस बनता है। और इसकी थीम क्या थी? योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। योगा फॉर वन अर्थ वन अर्थ वन अर्थ वन हेल्थ। योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, ठीक है। ये आपका थीम है 2025 की। कब की है ये 2025 की थीम है। ये भी 2025 की थीम है, 2025 की। ये बहुत इंपॉर्टेंट थीम है, 4-5 अक्सर पूछी जाती है एग्जाम्स में, जो हमको पता होनी चाहिए। क्या बोलोगे? बोलेंगे भाई फटाफट से? सारे लोग बोलेंगे, सारे लोगों का आंसर आए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ग्लेशियर संरक्षण के लिए, बहुत बढ़िया। क्या बोलेंगे? ऊपर दिखाओ, क्या बोल, इधर दिखाओ। अरे यार भैया इधर दिखाओ ना, नीचे दिखाओ। अरे भाई नहीं दिखा पाओगे तो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, याद रखेंगे इसको, है ना। ओके, आगे चलें। अगले बार चलते हैं। आपका ये लास्ट है हमारा। पहली बार पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? ये होमवर्क है, ये होमवर्क है, इसका आंसर आपको लिखना है, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्ते, लव यू ऑल।